नमस्कार। तो हिस्टोरिक विंस के बाद जहां यूएस मार्केट में तो तेजी के संकेत तब भी बने हुए हैं। नैस्डैक 2% पिछले हफ्ते चढ़ा और ये लंबी एक हिस्टोरिक विन भी आपको दिख रही है। इंडियन मार्केट्स का अगस्त एक्सपायरी है थोड़े से हल्के नोट पे जरूर शुरू हुई है, लेकिन क्या किसी तरह की वोलेटिलिटी के बीच में आपको बाइंग और सेलिंग के सिग्नल साथ मिलते रहेंगे। सारी ट्रेड स्ट्रैटेजी आपके साथ सामने होगी। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ हैं अजय और अभिषेक। गुड मॉर्निंग अभिषेक। गुड मॉर्निंग अजय। गुड मॉर्निंग। एक नया हफ्ते की शुरुआत बियर्स बुल्स के लिए तो लगातार इतने दिनों से पार्टी जा रही है, लेकिन बियर्स को भी संकेत कुछ ज्यादा मिल नहीं पा रहे हैं। सारी बातें डिस्कस करेंगे। जी हाँ बिल्कुल। आप ये कह सकती हैं कि बाजार एक नैरो रेंज में अटका हुआ है, लेकिन ये मत कहिएगा कि बाजार में कुछ हो नहीं रहा है। बाजार में धमाकेदार एक्शन, और सिर्फ हमारी मार्केट में नहीं है, यूएस मार्केट में भी धमाकेदार एक्शन हो रहा है। तो उससे पहले लेकिन मैं एक बहुत बढ़िया खुशखबरी शेयर करना चाहूंगा। मैंने इसलिए शुरुआत की ताकि बुल और बेयर तो ठीक है, लेकिन शेरों का समय आ गया है। और टाइगर्स का जो समय है, और हमारा कंट्री भी इस समय टाइगर इकोनॉमी है। एशियन टाइगर्स में नाम होता था। खबर ये आई है सैटरडे को, अभी अभिषेक और हम डिस्कस कर रहे थे कि जो वर्ल्ड टाइगर डे था, लेकिन जो डेटा आया है, क्योंकि यहाँ पे 18 ऑफ स्वदेश पे हम हर चीज डेटा बैक्ड बात करते हैं। जो डेटा ये आया है कि भारत में इस समय 75% बाघ आ चुके हैं। पूरे वर्ल्ड के करीब 4,500 5,000 बाघ हैं जो पूरी दुनिया में, उनके 75% बाघ अब भारत में हैं। 25% हमने इसमें इंक्रीज देखा है। ये बहुत अच्छी बात है। आपने जो थाईलैंड की तस्वीरें देखी होंगी, वहां पर तो बाकायदा टाइगर टूरिज्म भी है। बिल्कुल है, बट वहाँ के बाघ जो है ना, वो गुड्डे गुड़िया वाले बाघ होते हैं। उनको सिडेटिव लगा के, ये हम और आप जहाँ से बिलोंग करते हैं यूपी में, लखीमपुर खीरी, मेरा कज़न बता रहा था कि खेत खलियानों में टाइगर्स दिख रहे हैं इस समय। इतनी भयंकर पॉपुलेशन हो गई है। एक समय था जब बाघ गायब हो गए थे देश से। तो एक टाइगर कंजर्वेशन का बहुत असर है, बहुत जबरदस्त असर है। और हमारी कंट्री की इकोनॉमी भी इस समय एकदम टाइगर की तरह बढ़ रही है आगे, तो बाजार क्यों ना बढ़े। कुछ और डेटा आपको दिखाते हैं जल्दी से, और ये आपको बताना बहुत जरूरी है व्यूअर्स, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स दोनों के लिए, कि जिस समय से हमारा भारत की इकोनॉमी इस समय गुजर रही है, ये कोई आम समय नहीं है। जब भी 2 to 3 ट्रिलियन डॉलर साइज से कोई इकोनॉमी 5 ट्रिलियन डॉलर की तरफ बढ़ती है। पिछले हफ्ते हमने आपको मोदी जी की वो बाइट भी सुनाई थी कि मेरा ये प्रॉमिस है, मेरे थर्ड टर्म में 5-6 ट्रिलियन डॉलर। वो जो बात है उसके पीछे का तथ्य समझिए आप। यूएस में हुआ ऐसा, जापान में हुआ ऐसा, जर्मनी में हुआ ऐसा। जब जब कोई इकोनॉमी 2 to 3 ट्रिलियन से 5 ट्रिलियन की तरफ जाती है, टाइगर इकोनॉमी, तब वहाँ के स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा बनता है। और ये डेटा शायद हम ला नहीं पाए आपके लिए, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, हम आगे शो में लेके आएंगे। और हमारा समय यही आ रहा है। और ओवर द वीकेंड भी एक एजेंसी ने इस डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है कि ये इकोनॉमी में दिखाई दे रहा है। लेकिन यूएस इकोनॉमी की बात करते हैं अभिषेक। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि आज के ट्रिगर्स क्या है, उसके बाद फिर आपसे सवाल जवाब सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तो डाउ 175 अंक का चढ़ा है, और अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो 19,800 के नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है गिफ्ट निफ्टी। क्रूड को लेकर थोड़ी सी चिंताएं बढ़ रही हैं। हालांकि अगर आप ग्लोबली अगर बात करें तो चूंकि डिमांड बढ़ने के चलते ये प्राइसेस बढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं सप्लाई थोड़ी सी तंग है, तो इसको जरा समझना बड़ा क्रूशियल हो जाता है। लेकिन चीन के अच्छे पीएमआई आंकड़े आए हैं, जो उम्मीद थी उससे बेहतर मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के आंकड़े अभी डेढ़ घंटे पहले आए हैं। इस पर नजर रहेगी कि इसको कैसे देखा जाना चाहिए। चीन की बेहतर होती इकोनॉमी भारत के लिए उसके क्या मायने हैं, ये समझेंगे। एनटीपीसी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ऑफ इंडिया के अच्छे नतीजे आए हैं, आज ये फोकस में रहेंगे। एनटीपीसी के मुनाफे में देखा था कि 24% के आसपास का उछाल है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बढ़िया नतीजे हैं। लेकिन आज जो नजर होगी वो होगी मारुति, यूपीएल, पावर ग्रिड। ये निफ्टी के 3 नतीजे यहां पर आज फोकस करेंगे। पावर ग्रिड में हमने देखा था कि बढ़िया उछाल शुक्रवार के सत्र में आया था, और यूपीएल भी गिरावट के बाद थोड़े गाइडेंस ग्लोबली कट हुए थे, उसके बाद थोड़े संभलने की कोशिश कर रहा है। अजय, कैसे देख रहे हैं आज के सेटअप को आप? देखिए, मैं आपको बताऊं अभिषेक, मैं यूएस मार्केट को काफी स्टडी कर रहा था ओवर द वीकेंड। एक खास बात तो ये है कि अगर आप मुझसे पूछें कि अजय कोई ऐसा डेटा आने वाला है अगले 48 घंटे में, 24 घंटे में, जो नीडल मूव करेगा, तो मेरा जवाब होगा नहीं। लेकिन कई बार हेडलाइन डेटा के नीचे जो है ना परत, अगर आप हटा के देखें तो आपको डेटा नजर आएगा। और यूएस मार्केट में यही हो रहा है। यूएस मार्केट में 2 हफ्ते से रैली ब्रॉडन हो रही है। जो रैली सिर्फ नैस्डैक और उसमें भी सिर्फ बिग टेक तक सीमित थी, अब यूएस मार्केट में रैली ब्रॉडन हो रही है। एक बहुत अच्छा संकेत होता है। ये तो खैर डाउ है, ऑफ कोर्स डाउ तो बढ़ ही रहा है आगे, लेकिन रसल 2000 वो भी बहुत तेजी दिखा रही है, जो छोटे और मंझोले स्टॉक्स हैं वहाँ के। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे मैं देख रहा था अर्निंग्स क्वालिटी 78% कंपनियों के अभी तक नतीजे आए और मैक्सिमम नतीजे अच्छे हैं। दूसरी बात,
छोटे और मंझोले स्टॉक्स के अंदर जब बाइंग लगती है अर्निंग्स बैक, तब आप ये नहीं कह सकते कि सब सिर्फ नैरो रैली गिर जाएगी। तो ये एक अच्छी बात हुई है। ऑफ कोर्स इस हफ्ते आपने देखा कि जॉब्स रिपोर्ट आएगी, काफी इकोनॉमिक रिपोर्ट आएगी, लेकिन ये जो क्रूड का 84-85 पे आ जाना, डॉलर इंडेक्स का 102 के आसपास आना, 101.7 के आसपास घूम रही है। पिछले हफ्ते यूएस इकोनॉमी का डेटा मजबूत आया था Q2, आज चाइना का आया है। अगर ये माहौल में, ये इसलिए बता रहा हूं मैं कि सिर्फ ग्लोबल ज्ञान की मतलब नहीं है, हमारे लिए क्या मतलब है इसका कि अगर पूरी दुनिया की इकोनॉमी की हार्ड लैंडिंग वैसी नहीं हुई जैसा कि लोग समझ रहे थे, यूएस डेटा आपको दिखा है चाइना, तो ये एक अच्छी बात है। अच्छा, चाइना से अच्छे डेटा आ रहे हैं अजय, और कल वीकेंड पे एक खबर भी आई है कि कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए कुछ मेजर्स ले सकते हैं, तो ये एक चीज फोकस में रहने वाली वहाँ पे। बिल्कुल, इसलिए मैं कहूंगा आपको यूएस मार्केट और ये चाइना डेटा आपने बताया, मैन्युफैक्चरिंग का डेटा अच्छा आया है, कंजम्पशन के लिए मेजर्स लेंगे, जो स्टिमुलस मेजर्स लगातार चाइना बता रहा है, तो आपको भारतीय इन्वेस्टर और ट्रेडर को क्या करना चाहिए, उसका मतलब ये है कि एक तो बहुत मंदी ना करें आप बाजार में सिर्फ ग्लोबल मार्केट के चक्कर में। दूसरा, ये दो ग्लोबल सेक्टर्स को अपने रेडार पर रखें, एक है मेटल्स जिसमें ऑलरेडी हम बहुत सॉलिड संकेत देख रहे हैं पिछले हफ्ते से ही, और दूसरा है आईटी। बिल्कुल, नैस्डैक ने पिछले हफ्ते भी 2% गेन दिया। बिल्कुल, तो ये दो ग्लोबल सेक्टर्स जो हैं कभी भी बढ़िया रोरिंग रिबाउंड दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हुआ ग्लोबल संकेत। अब डोमेस्टिक मार्केट में जो हमें क्यूज मिल रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार को हमने देखा कि 3 सेक्टर्स बहुत अच्छे चल रहे थे। इनफैक्ट फाइनेंशियल्स ये सब सारे तो लगाड़ थे, फार्मा और कहीं ना कहीं मेटल से सपोर्ट मिल रहा था, और पीएसयू स्पेस चल रहा था, रिलायंस से एक तेजी आ रही थी, एनर्जी सेक्टर फिर से इंचिंग बैक दिख रहा है। सो इन सब सेटअप के बीच में, और हम भी एक हिस्टोरिक लेवल्स पे हैं, हम भी अगर तेजी की बात करें तो कुछ डेटा में पढ़ी थी, अगस्त मंथ में हमेशा मेजरली 20 में से 13 बार आपको गेंस मिले हैं, लेकिन गेंस कोई बहुत बड़े नहीं होते हैं। देखिए, इस वाले ये डेटा जो है ना, बाजार में बातचीत करने के लिए बहुत अच्छा होता है कि ये ऐसा है वैसा है, बट जब पैसा लगाएंगे ना आप, तो इस डेटा में बैक करके पैसा मत लगाइए, ये रेफरेंस वाला डेटा होता है। और फैक्ट ये है कि हम जो है 19,900 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं निफ्टी में, नीचे बार बार 19,600 550 का लो बनाया था हमने फ्राइडे का, तो ये एक रेंज है, 550-600 पे सपोर्ट ले रहा है, बट 19,950 को क्रॉस भी नहीं कर पा रहा है। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखिए 46,200-300 का लेवल क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, 45,500 पे आके सपोर्ट लेता है। क्यों क्रॉस नहीं कर पा रहा है? उसका रीजन ये है कि फ्राइडे में भी कैश में सेलिंग आई है। मैं आपको बार बार बता रहा था 2-3 दिन से कि आप एफआईआई की कैश सेलिंग को क्या एक्टिविटी है उसको आप मैप करिए, डॉलर इंडेक्स, क्रूड $85, सारे जो अर्निंग्स हैं वो कहीं ना कहीं एग्जॉस्ट हो रहे हैं। जी हाँ, आप कहेंगे कि एनटीपीसी के नतीजे बहुत शानदार आए वीकेंड में, स्टॉक ऑल टाइम हाई पे, 14 साल के हाई पे। बिल्कुल, जहां पे स्टॉक स्पेसिफिक वाव फैक्टर है वहां एक्टिविटी होगी, लेकिन लार्जली चीजें लॉन्ग शॉर्ट रेशियो भी कम आ गई है एफआईआईज की बहुत। फ्राइडे से ही शुरू हो गई थी, थर्सडे फ्राइडे से ही अगर आप देखें लॉन्ग 79 का हाई बनाया था एफआईआई का लॉन्ग्स, इस समय 50 समथिंग पे आ गया है, 56 पे आ गया है, तो कहीं ना कहीं ये मैप कर रहा है। लेकिन आपको बताऊं मैं कि आज यूपीएल मारुति के नतीजे रहेंगे, और मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स पर जरा आप नजर डालिए, वो डेज हाई पे बंद हुई, यानी मिड कैप तो रिकॉर्ड हाई पे है, रिकॉर्ड हाई पे भी, और वो कुछ ऐसी मंदी का संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। ये देखिए डेज हाई पे, लेके आइए फ्राइडे का डेटा। एक और खास बात आपको बताऊं मैं कि 2 एरियाज पे नजर रखिए, सिर्फ एनर्जी मतलब ऑयल एंड गैस नहीं है, आपको पूरी पावर यूटिलिटी स्पेस में आपको आइनॉक्स एनर्जी पे आप ध्यान रखिए, भयंकर नतीजा है वीकेंड में। एनटीपीसी क्या है, पावर लेंडर्स, आज पावर ग्रिड के ऑलरेडी रिकॉर्ड है पे पावर, तो पावर और फार्मा में एक ब्रॉड बेस्ड मूव आ रहा है, ओनरशिप कम है, तो यहाँ पे आप जरूर नतीजों के दम पे अपने रेडार पर रखिए। एक और सवाल है, क्योंकि हम ये जो लेवल देख रहे हैं निफ्टी के और निफ्टी बैंक के, ये 2 हफ्ते पुराने वाले लेवल हैं, ये करेक्ट, यहीं पर हम सपोर्ट लेके आगे बढ़े थे और अब भी लुढ़क के आ गए। फर्क ये है कि यहाँ जब हम शुरुआत यहाँ से की थी तो निफ्टी के नतीजों को लेकर तस्वीर साफ नहीं थी, वो तस्वीर अब साफ हो गई है, अब तस्वीर साफ है, नतीजे अब आ गए हैं सारे के सारे। अच्छा, यूएस से जो संकेत आ रहे हैं, चाइना जो संकेत आ रहे हैं, अभी तक हम डीकपल्ड थे, कहने के अमेरिकी बाजारों की चाल अलग थी, हमारी थोड़ी सी अलग थी, क्या अब उनको हम फॉलो करेंगे यहाँ से? देखिए, मेरे पास इसका जवाब नहीं है अभिषेक, इसका ऑनेस्ट जवाब मेरे को नहीं है। इस समय टेक्निकल सा गेम है। मैं खुद सोच रहा था कि अगर मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडर हूं तो मुझे इस समय लेवल्स के अलावा और क्या मेरे पास है, कोई ट्रिगर तो दिखाई नहीं दे रहा। 24 अगर आप यूएस मार्केट में देखिए, हम लोग एक्चुअली डीकपल्ड है बहुत ज्यादा, 2-3 हफ्ते से हम एकदम तर्ज पे नहीं चल रहे हैं ग्लोबल मार्केट में। अगर 2% की रैली हुई तो हम यहाँ पे भभक के गिफ्ट निफ्टी 200 पॉइंट नहीं हो पा रहा है वो, और मॉनसून की पिक्चर साफ है, अर्निंग्स की पिक्चर साफ है। अब जो है स्मॉल कैप मिड कैप में एक्शन जरूर है,
लेकिन लार्ज कैप कहीं ना कहीं एज अ बास्केट अगर आप कहें निफ्टी और बैंक निफ्टी आगे बढ़ने में अटक रही है, तो आपको लेवल्स का ही सहारा लेना पड़ेगा। और एफआईएस भी कम कर रहे हैं पोजीशन, 80% लॉन्ग वाली 56% पे लिया है। एफआईआई का भी थोड़ा सा ना वो ब्लैक लैशर परफॉर्मेंस है, थोड़ा सा 3 दिन से 2 से 3 दिन से थोड़ा सुस्त कहेंगे उसको, वहां से देखेंगे क्या तस्वीर बनती है। लेकिन वायदा बाजार की तस्वीर क्या बन रही है, जरा इसको समझ लेते हैं। और अब कौन से आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करेंगे निफ्टी पर, निफ्टी बैंक पर, और शेयर कौन से फोकस में रहेंगे, ये बताने के लिए अंश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंश, बताइए निफ्टी की तस्वीर क्या कह रही है, आंकड़े क्या संकेत दे रहे हैं, और अब ये जो सपोर्ट इस वक्त बाजार जहां पर खड़ा है, क्या यहां से और नीचे नहीं जाने के संकेत आपको मिल रहे हैं? जी, अगर हम चार्ट पे देखेंगे तो थर्सडे को तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई थी, वही कहीं ना कहीं थोड़ी पास ऑन हुई थी फ्राइडे के दिन भी, इसलिए निफ्टी थोड़ा और नीचे की तरफ सरक गया था। हालांकि अगर आप इसका लाइव चार्ट देखें या इंट्राडे का, तो आपको दिखेगा कि निफ्टी निचले स्तर से काफ़ी अच्छा रिकवरी दिया था, कुछ 70-80 पॉइंट्स का, जिसके चलते निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज हुआ है। अगर हम इसका इंडेक्स फ्यूचर्स देखें तो वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट कुछ 6% से गिरा है, जिसके चलते हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग का ट्रेंड नज़र आ रहा है। अगर हम इंडेक्स ऑप्शन देखें तो यहाँ पे एक्टिव कॉल चल रहा है 19,750 का, जहाँ पे कॉल राइटिंग हो रही है, जहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता हुआ भी नज़र आ रहा है। नीचे के तरफ पुट बाइंग चल रही है 19,600 पर, मतलब पुट बायर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसके थोड़ा नीचे जाने के चांसेस है। हालांकि अगर आप इसका पूरा चार्ट देखें दूर से तो आपको दिखेगा कि 19,500 का एक अच्छा रेजिस्टेंस रहा था पहले, तो वहाँ पर एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता हुआ भी दिख सकता है अगर निफ्टी 19,600 के नीचे सरका तो। एफआईआई एक्शंस देखें तो यहाँ पे एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स ने पिछले सेशन में कुछ 1,800 करोड़ की बिकवाली की थी। अगर ये अमाउंट हम ब्रेकअप करें कॉन्ट्रैक्ट वाइज में, तो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट कुछ 12,000 कॉन्ट्रैक्ट से कटे गए थे और शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ 6,800 कॉन्ट्रैक्ट से बढ़ाए गए थे। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा दबाव, थोड़ा सा वीकनेस ज़रूर नज़र आ रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वीकनेस नहीं है, क्योंकि जैसे कि हमने बताया 19,500 का एक बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जैसा भी नज़र आ रहा है नीचे की तरफ। ये तो आपने निफ्टी पर सपोर्ट की बात करी, बैंक निफ्टी पर भी अंश बताएं, कहाँ पर बड़े सपोर्ट दिख रहे हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली निफ्टी बैंक अगर हम चार्ट देखें तो एक रेंज बना हुआ था 5 से 6 सेशन तक में 46,300 से लेके 45,600 के बीच में ये रहा था 5 से 6 सेशन के लिए। लेकिन पिछले सेशन में एक्चुअली वहाँ से ब्रेकडाउन दिया हुआ है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे थोड़ा सा हल्की सी वीकनेस नज़र आ रही है। लेकिन निफ्टी की तरह निफ्टी बैंक ने भी निचले स्तर से काफ़ी अच्छा एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक भी दिया हुआ है। अगर हम इसका इंडेक्स फ्यूचर्स देखें तो निफ्टी की तरह यहाँ पर भी लॉन्ग अनवाइंडिंग का ट्रेंड बनता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट 4% से गिरा हुआ है। अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो 45,500 पर स्ट्रॉन्ग कॉल बाइंग चल रही है और 44,600 पर पुट राइटिंग चल रही है। मतलब ये जो नीचे का लेवल है ये एक बेस बनता हुआ नज़र आ सकता है, और ऊपर की तरफ 45,500 के थोड़ा ऊपर जाने के चांसेस है ऑप्शन ट्रेडर्स की तरफ से। ठीक है, तो निफ्टी बैंक की बात होगी। आपके लिए सपोर्ट के लेवल, रेजिस्टेंस के लेवल क्या हैं, कैसे आंकड़े बने हैं वादा बाजार में, ये सारी आपको अंश ने बता दिया। अंश, आखिर में जिस पर सबकी नज़र है, आज एक्शन वाले 2 शेयर बताइए कौन से हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहला लॉन्ग कैंडिडेट जो हमारे रेडार पे है वो है टाटा केमिकल का। इसका चार्ट ले आते हैं स्क्रीन पर। ये बहुत गड़बड़ हो रहा है यार। इसका आप चार्ट देखें तो आपको दिखेगा कि ये एक कंसोलिडेशन बना हुआ था, वहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ नज़र आया है, साथ ही साथ वॉल्यूम भी बढ़ा है। तो ये ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम है, तो इसमें एक अच्छे पॉजिटिव आउटलुक बनता हुआ नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी के अच्छे ऑड्स बन सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो हमारे फोकस में है वो है अपोलो हॉस्पिटल का। यहाँ का भी अगर आप चार्ट देखें तो इसने भी एक अच्छे रेजिस्टेंस से ब्रेकआउट दिया है, और छोटे टाइम फ्रेम पे भी एक रेंज बना हुआ था, वहाँ से भी एक हल्का ब्रेकआउट देता हुआ भी नज़र आया है। एफएनओ में भी इसमें अच्छी खरीदारी नज़र आ रही है, तो ये भी एक अच्छा लॉन्ग कैंडिडेट बन सकता है। और पूरा एक्चुअली फार्मा सेक्टर ही फोकस में है, तो ये एक अच्छा स्टॉक देख सकते हैं खरीदारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने पैनलिस्ट को शामिल करते हैं ट्रेड की बातचीत आगे लेके चलने के लिए। मितेश पांचाल, सुमित मूलचंदानी और जय पटेल हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं ट्रेडिंग आइडियाज और मार्केट की बातचीत को आगे लेके जाने के लिए। चलिए आज जय से शुरुआत करते हैं। जय मॉर्निंग शो में पहली बार आए, आप तीनों का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। जय, आपसे शुरुआत करते हैं। अभी हम यही बात कर रहे थे अभिषेक और मैं कि ब्रॉडर मार्केट में भले ही एक्टिविटी अच्छी है, बट निफ्टी बैंक निफ्टी 5 दिन से अगर आप इसका पैटर्न देखें, सिर्फ एक दिन बड़ी रिबाउंड मारी थी, कहीं ना कहीं अटक रहा है। आपके रेडार पे क्या लेवल्स हैं और आप कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी को? जय।
जय, आपको आवाज आ रही है? ओके, चलिए जय के पास हम वापस जाते हैं, मितेश से बातचीत शुरू करते हैं। मितेश, आपके सिस्टम एंड मेथड क्या बता रहे हैं अभी? गुड मॉर्निंग अजय जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। बेसिकली सिस्टम और मेथड यही बता रहे हैं कि जो पहले भी व्यू था कि अगले 1 से 1.5 साल तक जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स में बोला कि जब कोई इकोनॉमी, टाइगर इकोनॉमी जब की तरफ बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट बहुत ही फ्लरिश होता है उन टाइम्स पे, ड्यूरिंग दैट टाइम। तो हमें भी लग रहा है कि अगले 1-1.5 साल में मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड है। तो जो एज ऑफ नाउ एक कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है मार्केट में, जो बैंक निफ्टी में कंसोलिडेशन पैटर्न चल रहा है, उसको हम बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं। हमें लग रहा है कि करेक्शन जो है मार्केट को और हेल्दी बनाएगा। तो कहीं ना कहीं मिड कैप और स्मॉल कैप्स के अंदर बहुत ही एक तगड़ा ब्रेकआउट है। और आपने जैसे अभी जिक्र किया एनटीपीसी का 14 साल के बाद एक ब्रेकआउट आया है, तो अजय जी बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स और सेक्टर है जिसमें एक बहुत लंबी बारी के बाद एक ब्रेकआउट आया है। केस इन पॉइंट में सिर्फ आपको एक ही स्टॉक का डिस्कशन करूं तो डीएलएफ जो स्टॉक है, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिस्कशन, डीएलएफ में 2009 का जो हाई था 490.80, वो इतने सालों के बाद, अराउंड 13 सालों के बाद वो क्रॉस हुआ है। तो समझिए आप 13-14 सालों का जब ब्रेकआउट आता है तो कैसे स्टॉक रिएक्ट करेगा गोइंग फॉरवर्ड। हमने पहले भी बात की थी टाटा मोटर्स की, जैसे ही उसने 400 को क्रॉस किया कैसा उसमें तगड़ा मूव दिखा। तो डेफिनेटली ये जो कंसोलिडेशन है, ये जो करेक्शंस है, उसको बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन की तरह ही देखना चाहिए। और सिस्टम और मेथड भी यही बता रहे हैं कि सेक्टोरल इंडाइसिस और विद इन द सेक्टोरल इंडाइसिस जो स्टॉक्स है उसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड आपको अगले 9 से 12 महीने में देखने के लिए मिलेगी। तो अभी जो रुझान है वो पूरा हेडलाइन इंडेक्स को साइड पे रख के स्टॉक स्पेसिफिक और सेक्टर स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, हमारे साथ ये जय पटेल आ गए हैं और ये जो डेटा पॉइंट जो मैं आपको रेफर कर रहा था स्टार्ट ऑफ द शो में और जिसका मितेश ने भी जिक्र किया, वो एक्चुअली इस बार स्टैंडर्ड चार्टर्ड की नोट आई है। वो ये बता रहे हैं कि $2500 के आसपास से जब आपकी पर कैपिटा $4000 तक जाती है तो एक बहुत भयंकर तरीके से कंजम्पशन देश में पूरा होता है। और वैसे भी अगर आप देखिए अभिषेक, हम लोग देसी में बताता हूं मैं आपको, भाई मान लीजिए आपकी रोटी कपड़ा और मकान का मामला सुलझ जाए, आपके पास इतना धन हो जाए, आपकी व्यवस्था ऐसी बैठ जाए कि रोटी और कपड़ा और मकान पे आपको डेली नहीं सोचना है, तो आप चौथी चीज क्या सोचेंगे? ऑब्वियसली फोन, ट्रैवल, बड़ी गाड़ी, ये सब। हाँ, ये सब लेजर का जो आइटम है, और ये सारी चीजें, बढ़िया जूते, पहले वहां पर बाइंग शुरू होती है और ये जो है स्टॉक मार्केट में कैप्चर होगी। तो ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड भी इस बारे में बता रही है कि 2450 हम पर कैपिटा क्रॉस कर रहे हैं, और ये जब 4000 की तरफ जाता है तो जीडीपी तो बढ़ता ही है। लेकिन ये ज्ञान की बात नहीं है, सिर्फ आपके पास ये सारे स्टॉक्स, इस कैटेगरी के स्टॉक पोर्टफोलियो में होने चाहिए। वो कंजम्पशन के अलावा क्या होना है, जब आपकी इनकम जब बढ़ेगी, सेविंग बढ़ेगी, तो वो पैसा कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएगा, आएगा मार्केट में आएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट में भी आएगा वो। तो ये एक बहुत शानदार रिपोर्ट है, आप इसके बारे में पढ़िएगा। जय हमारे साथ आ चुके हैं। जय, निफ्टी, बैंक निफ्टी के बारे में, लेवल्स के बारे में बताइए आज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन ऑन द पैनल। सो निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में काफी अभी अच्छा पॉजिटिवनेस लग रहा है, बिकॉज जो थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में जो थोड़ी गिरावट देखी थी, फिर फ्राइडे को एट द एंड ऑफ द डे रिकवर हो गया था निफ्टी। सो उसके मुताबिक मुझे लग रहा है कि एक बार अभी आज के दिन में भी 19,750 के वहां जाने का एक ट्राई कर सकता है निफ्टी, बिकॉज ओवरऑल जो फ्राइडे के सेशन में जो यू कर्व राउंडिंग बॉटम पैटर्न जैसा इंट्राडे पर एक पैटर्न बना था, तो उसके मुझे लग रहा है उसके ऊपर ब्रेकआउट आ सकता है। ऑल्सो 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर आज के दिन में गैप अप ओपन होने के चांसेस ज्यादा मुझे लग रहे हैं, तो एक बार हम 90,750 के वहां टेस्ट कर सकते हैं। ऑल्सो नीचे के लेवल पर सपोर्ट एक बन चुका है, बिकॉज मुझे लग रहा है थर्सडे और फ्राइडे के दोनों के सेशन में 550 के अराउंड एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, उसके नीचे ब्रेक नहीं कर पाया था, तो वहां कहीं ना कहीं मुझे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग बाइंग इंटरेस्ट दिख रहा है। सो अभी के लिए निफ्टी में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी मुझे ज्यादा यूज हो रही है, लग रही है ऐसा, बिकॉज जो लोग अभी जो ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ, तो 550 के अराउंड जब बाजार आता है तब बाइंग का एक कॉल ट्रिगर हो जाता है, और ऊपर के लेवल्स पर 19,850 टू 900 के रेंज में एक सेल ऑन राइस का जैसा एक स्ट्रेटेजी ट्रिगर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये रेंज मुझे अभी के लिए
ज्यादा फेवरेबल लग रही है फॉर ट्रेडर्स पर्सपेक्टिव। इन्वेस्टर्स स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा घूम रहे हैं बिकॉज निफ्टी में थोड़ा डिसिसिवनेस अभी ब्रेकआउट नहीं आया, इसीलिए डिसिसिवनेस ज्यादा नहीं दिख रहा है इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव से। सो 20,000 के पार जब पार होगा तब इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बहुत आएगा, क्योंकि एक वो साइकोलॉजिकल लेवल भी है, तो तब तक ट्रेडर्स फेवरेट रहेगा निफ्टी। अभी इन्वेस्टर्स स्टॉक स्पेसिफिक और स्टॉक सेक्टर स्पेसिफिक रहने के चांसेस ज्यादा है, तो अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स में अपॉर्चुनिटी मुझे ज्यादा दिख रही है निफ्टी के कंपेयर में। ठीक है, तो जय बताइए फिर आज के लिए आपकी तरफ से पिक्स क्या होंगे, कहां पर आप ट्रेड करने की सलाह देंगे? पहली पिक मेरी रहेगी आईआरबी इंफ्रा, बिकॉज जो हमने फ्राइडे के सेशन में एक सडन स्पाइक देखा, इवन उसका डेली चार्ट पर एक लोअर लो लोअर हाइस का जो पैटर्न बना था उसको ब्रेक किया और ऊपर के लेवल्स पर एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया। आरएसआई के पर्सपेक्टिव से काफी ओवरसोल्ड जोन में था, तो वहां से एक बाइंग इंटरेस्ट आया। एमएससीडी के वहां से भी काफी ओवरसोल्ड जोन में था। और दूसरी चीज ये है कि बहुत टाइम से ये कंसोलिडेट हो रहा था, जब से स्प्लिट आया था उसके बाद से कंटिन्यूसली एक कंसोलिडेशन फेज में था। तो अभी मुझे लग रहा है जो इलेक्शन ईयर भी है, ऑल्सो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में ज्यादा अभी डेवलपमेंट हो रहा है ओवरऑल कंट्री के पर्सपेक्टिव से। ये फंडामेंटल टेक्निकल दोनों के साइड से मुझे आईआरबी इंफ्रा अच्छा लग रहा है, और मुझे लग रहा है ये 29 के लेवल्स जल्दी दिखा सकता है। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अराउंड 24.9 का। उसके बाद हम फ्रेश रिव्यू कर सकते हैं, तो पहला मुझे टारगेट 29 का लग रहा है इन शॉर्ट टर्म। आईआरबी इंफ्रा पर पहली पिक रहेगी। दूसरी चीज है जो टाटा केमिकल्स पर मेरा दूसरा पिक आज के दिन में रहेगा। टाटा केमिकल्स की बात करें तो पिछले थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में टाटा ग्रुप में एक अच्छा खासा बाइंग दिखा। टाटा केमिकल्स ने काफी कंसोलिडेशन पॉइंट था अराउंड 2023 से अभी तक के स्टार्टिंग ऑफ द 23 से काफी ब्रेकआउट दिया। रेक्टेंगुलर कंसोलिडेशन था, उसके ऊपर ब्रेकआउट दिया, 200 डे ब्रेकआउट दिया, उसके ऊपर दिया। और आरएसआई के पर्सपेक्टिव से एक अच्छा खासा 50 के ऊपर अभी चल रहा है, सुपर ट्रेंड लाइन से भी अच्छा चल रहा है। ये वॉल्यूम के साथ मुझे लग रहा है वापस से एक अच्छा मूव आ सकता है टाटा केमिकल्स पर, तो वहां पर एक बाइंग की सलाह रहेगी विद टारगेट ऑफ अराउंड 1140 टू 1160 विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 998। आईआरबी इंफ्रा और टाटा केमिकल्स, ये दो बाय कॉल्स जाएगी। सुमित मुलचंदानी से भी बात करते हैं। सुमित भी बहुत दिनों बाद आया है। मॉर्निंग सुमित, बताएं आपकी रिकमेंडेशन कहाँ का है? जी पहले तो गुड मॉर्निंग सबको। निफ्टी और बैंक निफ्टी की सिर्फ लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में यहाँ पे एक लोअर टाइम फ्रेम में आप देखेंगे तो हायर लोज का एक पैटर्न फॉर्मेशन चालू हो गया है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कॉशियस व्यू जैसा लग रहा है। लेवल्स के साथ काम करें। आप देखिए यहाँ पे 19,780 स्पॉट लेवल पे मेरा खास करके ध्यान रहेगा। अगर मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्ट करने का कर रहा है तो सेल ऑन राइज की एक स्ट्रेटेजी रहेगी। इसी तरह से आप देखिए नीचे एक चैनल फॉर्मेशन का आप अगर सपोर्ट का बात करें तो 19,500 के करीबन जो ओवाई के बेसिस पे भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो ये लेवल्स के साथ आप ध्यान रखिए। लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी में अपसाइड में 45,700 और लोअर लेवल में 45,200, तो ब्रेक लेवल्स है। जैसे मार्केट ट्रेंड करे उसी तरह से अपना ट्रेड कीजिए। तो मैं यहाँ पे फिलहाल वेट एंड वॉच का सिनेरियो रखूंगा। जो दो स्टॉक्स है उसमें पहला मैं जय के साथ हूँ, मेरा भी टाटा केमिकल्स पे एक बाय का रिकमेंडेशन रहेगा। देखिए काफी टाइम बाद एक रेंज ब्रेकआउट आया है विथ वॉल्यूम, और सबसे अच्छी बात है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर एक सस्टेनेबल क्लोज आया है, तो करंट मार्केट प्राइस पे आप बाय कीजिए। करंट मार्केट प्राइस है 1051, टारगेट रहेंगे 1140 और 1205, ये एक डिलीवरी कॉल रहेगा। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 985 का। दूसरा कॉल रहेगा प्रेस्टीज का। देखिए प्रेस्टीज स्टेट अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो एक फ्लैग एंड पोल ब्रेकआउट आया हुआ है, उसके बाद रिटेस्ट कैंडिडेट भी है, तो काफी अच्छा 50 मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके बाउंस हुआ है। करंट मार्केट प्राइस है 598 करीबन। आप इसे बाय कीजिए फॉर द टारगेट ऑफ 710 890। ठीक है, प्रेस्टीज और टाटा केमिकल्स पर 3 इक्के सबके रडार पर है। अजय, अंश ने बताया, सुमित ने बताया, जय ने बताया, क्या मितेश भी बताएंगे? पूछ लेते जरा से। मितेश, कहीं आपके लिस्ट में भी तो आने क्या टाटा केमिकल? आज कौन से शेयर है आपके आज? नहीं अभिषेक जी, टाटा केमिकल्स नहीं है रडार पर। बेसिकली बहुत ही प्रॉमिसिंग स्टॉक्स हैं सिस्टम और मेथड के हिसाब से, क्योंकि बहुत लंबी कंसोलिडेशन के बाद ये 3 स्टॉक सरफेस के ऊपर आए हैं। पहला है टाटा ही ग्रुप से, वो है टाटा पावर। हमको लग रहा है 210 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग
कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट मल्टी ईयर का आया है टाटा पावर के अंदर, और यहाँ से एक बहुत ही तगड़ी तेजी होगी टाटा पावर के अंदर। तो 204 के स्टॉप लॉस से टाटा पावर को लिया जाए। पहला टारगेट रहेगा 267 का, दूसरा टारगेट रहेगा 282 का। दूसरा है विद इन द एमएनसी स्टॉक जिलेट इंडिया का। जिलेट इंडिया में 5500 के ऊपर मंथली और क्वार्टरली चार्ट के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट पाया गया है, और हमें लग रहा है कि जिलेट इंडिया में एक री रेटिंग होगी टेक्निकल बेसिस, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा अगले 1 से 3 महीने तक। तो दूसरा है जिलेट इंडिया, जहाँ पे 4850 के स्टॉप लॉस से ट्रेड लेना है। पहला टारगेट रहेगा 6585 और दूसरा टारगेट रहेगा 6795। 6585 एज अ फर्स्ट टारगेट एंड 6795 एज अ सेकंड टारगेट। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट कंसाई नैरोलैक, उसमें भी 315 रुपए के ऊपर बेस्ड ऑन द मंथली एंड वीकली चार्ट के कॉम्बिनेशन के ऊपर सिस्टम और मेथड के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट है। तो यहाँ पे कंसाई नैरोलैक में 305 के स्टॉप लॉस से ट्रेड लेना रहेगा। पहला टारगेट 356 का और दूसरा टारगेट 378 का। ओके, ठीक है। सारे मिड कैप से आपने कॉल्स लिए और पावर स्पेस से, पेन स्टॉक से आपने, पेन्स स्पेस से आपने कॉल्स लिए। मितेश की ये रही कॉल। सारे एक्सपर्ट्स की हमारी रिकमेंडेशंस आ गई। हम बढ़ते हैं आगे और अपनी की एरियाज पर जाते हैं। अर्निंग्स हमें बताएंगी पूजा, अशेषा हमारे साथ होंगी आज के दूसरे स्टॉक जहां न्यूज़ बेस्ड एक्शन हो सकता है, और ब्रोकरेज के लिए हमारे साथ मार्कशी जुड़ेंगे। सबसे पहले लेकिन पूजा से समझते हैं अर्निंग्स ओवर द वीकेंड, जो की अर्निंग्स आई हैं। पूजा बताएं। जी, गुड मॉर्निंग प्रियंका। शुरुआत पहले वायदा बाजार से जो अहम नतीजे आए हैं उनसे शुरुआत करेंगे। पिरामिड एंटरप्राइजेस बायबैक की घोषणा के चलते आज फोकस में रह गए। 12 साल बाद ये अनाउंसमेंट की है, लेकिन नतीजों की बात करें तो नतीजे कमज़ोर आए हैं। ब्याज से आय में 26% की गिरावट और मुनाफे में 95% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। उसी IDFC फर्स्ट बैंक के नतीजे काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। ब्याज से आय में 36% की ग्रोथ, मुनाफा 61% बढ़ा है कंपनी का, और ग्रॉस NPA नेट NPA दोनों में ही कमी देखने को मिली है। मार्जिन के फ्रंट पर भी नंबर काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं। तो मजबूत आंकड़े IDFC फर्स्ट बैंक के। और अब बाद में बात करते हैं यूनाइटेड ब्रेवरीज की। यहाँ पर भी नतीजे अनुमान से कमज़ोर हैं। आय में 7% की गिरावट, कामकाजी मुनाफा भी 16% से घटा है कंपनी का, और मुनाफे में 16% की गिरावट कंपनी ने दर्ज की है। तो ये कुछ वायदा बाजार से नतीजे। अब आते हैं कैश सेगमेंट में, तो आइनॉक्स विंड के नतीजे भी आज फोकस में रहेंगे। काफ़ी सारी अनाउंसमेंट भी हुई। इसके बाद अगर नतीजों पर फोकस करें तो घाटे में कमी आई है, कामकाजी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी, और आय में भी देखेंगे तो वहां पर टॉप लाइन में 65% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। 5 स्टार के नतीजे भी काफ़ी शानदार नजर आ रहे हैं। मुनाफे में 32% की ग्रोथ, और अगर NII देखेंगे यानी कि ब्याज से आय में 36% की ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की है। राउट मोबाइल के नतीजे कमज़ोर नजर आ रहे हैं। आय में 4% की गिरावट, कामकाजी मुनाफा 7% से घटा है कंपनी का, और मुनाफे में भी 9% की गिरावट कंपनी ने तिमाही दर तिमाही दर्ज की है। फिनो पेमेंट के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। NII में करीब 59% की ग्रोथ और मुनाफा 85% से बढ़ा है कंपनी का। बैंक ऑफ इंडिया के नतीजे भी काफ़ी मजबूत नजर आ रहे हैं। ब्याज से आय में करीब 45% की बढ़त, और मुनाफा 170% से ज़्यादा बढ़ा है बैंक ऑफ इंडिया का। यहाँ पर जो प्रोविजनिंग है वहाँ पर भी कमी देखने को मिली, और अन्य आय जो बढ़ी है उससे भी बैंक ऑफ इंडिया के नतीजों को सहारा मिला। और आखिर में बात करते हैं कोकियो कैमलिन की। यहाँ पर भी नतीजे काफ़ी स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। आय में 20% की ग्रोथ, मुनाफा 121% से बढ़ा कंपनी का, और मार्जिन में भी देखेंगे तो स्ट्रांग ग्रोथ आई है। 6.9% से बढ़कर 10.3% के मार्जिन फिगर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। तो ज़्यादातर नतीजे हम देख रहे हैं कि मजबूत साइड पर ही हैं। जी, थोड़े से मजबूत साइड पर ही, और ख़ास तौर से आपका फोकस होना चाहिए आज NTPC पर, इसके अलावा मैरिको पर, और 5 स्टार बिजनेस उसके नतीजे भी अच्छे आए हैं। लेकिन नतीजों के बाद जरा आप चर्चा कर लेते हैं कि खबरों के दम पर कौन से शेयर आज फोकस में रहेंगे। आशीषा हमारे साथ हैं। आशीषा, बताइए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक थी जहां फंड रेजिंग अप्रूव किया गया है। 5700 करोड़ का फंड रेज अप्रूव किया गया है फुल ईयर FY 23-24 के लिए।
लिए और फर्स्ट ट्रांच बॉन्ड इश्यू के द्वारा किया जाएगा, तो 1900 करोड़ का फंड रेस होगा। इसके अलावा पावर ग्रिड के आज नतीजे भी है, जिसके चलते इस स्टॉक पर स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा फिनो पेमेंट्स बैंक के भी नतीजे आए थे और उसके चलते कुछ कमेंट्री भी आती हुई नज़र आई है, जहां बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक थी और कंपनी ने ट्रांजिशन लिया है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में अब कन्वर्ट किया जाएगा। रिपोर्ट्स की माने तो कंपनी FY26 तक फुल ट्रांजिशन करेगी और स्मॉल फाइनेंस बैंक बन जाएगी। इसके अलावा रेमंड के एक्सपेंशन प्लान्स की कुछ न्यूज़ आई है, जहां कंपनी ने एक्सपैंड किया है, थाने में नया प्रोजेक्ट लिया है और फोर्थ प्रोजेक्ट नया लिया है, जिसके चलते रेमंड पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। इसके अलावा 2 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक है। सबसे पहले ईज माई ट्रिप प्लानर्स की बात करते हैं, जहां आज एक्विजिशन और फंड रेस कंसिडर किया जाएगा और कंट्रोल प्रिंट जो एक 1100 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है, यहां बायबैक कंसिडर किया जाएगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बैठक में, जिसके चलते ये दोनों स्टॉक्स पर भी स्ट्रीट की नज़र रहेगी। ठीक है, इन सारे स्टॉक्स पे हम पॉसिबल ट्रेड्स ढूंढेंगे, अभी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले निकुंज हमारे साथ स्टूडियोज में आ चुके हैं। बाजार की लय कैसी बैठ रही है हमें समझाने के लिए। गुड मॉर्निंग निकुंज। काफी सारे नतीजे आए, बहुत सारे क्यूज आए, आप इस हफ्ते के लिए बाजार पे किस तरह का व्यू बना रहे हैं? अच्छा, ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं लग रहा है जिसको देख करके आप बोल सकते हैं कि भाई इसकी वजह से मार्केट के अंदर ज़्यादा उछाल आ सकता है, ज़्यादा गिरावट आ सकती है। मुझे लगता है बड़ा रूटीन का हफ्ता रहेगा। लास्ट लेग ऑफ द अर्निंग सीजन। PSU बैंक्स के नंबर्स थोड़े बचे हुए हैं, वो अच्छे रहेंगे। ऑटो सेल्स नंबर्स आएंगी, जहां मेरा व्यू स्लाइटली केयरफुल है। तीसरा, कमोडिटी को लेकर के मुझे लगता है कि वापस वाद विवाद शुरू होने वाला है। और चौथा, मुझे लगता है कि इस हफ्ते में आपको एक ट्रेंड सा ज़रूर दिख जाएगा कि मार्केट या तो ब्रेकआउट करेगा या फिर रिवर्सल के लिए रेडी हो रहा है। ऑलराइट, निकुंज, अर्निंग्स जैसे आपने बोला लास्ट लेग में हैं, लेकिन जो अभी तक अर्निंग्स आ रहे हैं वहाँ पर कोई सरप्राइज आपको मिला? जितने भी छोटी कंपनियां, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं, स्मॉल और अच्छे छोटे बैंक्स हैं, उनके भी नंबर बहुत अच्छे आ रहे हैं, चाहे होम फर्स्ट फाइनेंस हो, 5 स्टार हो। उन्होंने अपनी AUM गाइडेंस कितनी बढ़ा दी आगे आने? किसने बढ़ा दी? 5 स्टार ने बढ़ाई है, 3 साल की अपनी ग्रोथ गाइडेंस बढ़ाई है लगभग 35% की। और साथ ही आप होम फर्स्ट की बताएं तो उन्होंने भी AUM अपनी जो, देखिए ये जो दोनों एक मैं बड़ा एक पिक्चर की बात करता हूँ। बड़ी पिक्चर ये है कि जब आप एक डिक्लाइनिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में रहते हैं या फिर एक फ्लैट इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में रहते हैं, तो NBFCs को हमेशा बेनिफिट होता है। आश्चर्य इस बात की होती है कि ये बड़े मेगा ट्रेंड्स हैं, लोग मानते नहीं हैं, बड़ी मेगा ट्रेंड है। दूसरा, 5 स्टार की अगर आप स्पेसिफिक बात करें तो 5 स्टार के अंदर ग्रोथ ज़बरदस्त है, बेस इसका ठीक ठाक है, मगर 30-35% ग्रोथ ऐसे ROA आ रहे हैं इसके, ऐसे निम्स इसके आ रहे हैं, काबिल तारीफ है। और निम्स NPAs नहीं है। कंसर्न 5 स्टार में ये है कि इसके अंदर काफ़ी पी इन्वेस्टर हैं। TPG के पास शायद 17% स्टेक है, सिक्वोया की बड़ी स्टेक है, IIFL वेल्थ की स्टेक है। ये जब कंपनी पब्लिक गई थी, अभी 1 साल के आसपास पहले जब ये पब्लिक गई थी, जब भी काफ़ी पी वालों ने एग्जिट लिया था। तो इसके अंदर कंसर्न ये रहेगी कि दैट पी इन्वेस्टर्स हमेशा ऊपर में बेचते रहेंगे। और क्योंकि इस समय हम जान रहे हैं कि बेजू के बाद सिक्वोया थोड़ा खटाई में है, उनके फंड में कंपल्सिव अनवाइंडिंग आ रही है, तो कई पी इन्वेस्टर्स का जो सप्लाई रहेगा 5 स्टार के अंदर अच्छा रहेगा। मगर कंपनी सप्लाई तो का क्या कर सकती है? वो कुछ नहीं कर सकती, नियर टर्म डिमांड सप्लाई इक्वेशन होती है। मगर इंडिपेंडेंटली अगर आप NBFCs की बात करें, स्पेशली 5 स्टार, होम फर्स्ट, मुझे लगता है जो हम काफ़ी समय से बात कर रहे हैं, दैट इट इज़ टाइम टू मूव आउट ऑफ small banks, it is time to move out of mid-tier banks, and it is time to buy NBFCs now. निकुंज, हमने पिछले 1.5-2 साल में चाइना +1 की काफ़ी बातचीत की है, लेकिन अब चीन से जो डेटा आ रहे हैं काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़े अच्छे आए हैं, स्टिमुलस की बातचीत हो रही है, कंजम्पशन सुधारने की बातचीत हो रही है। तो क्या मेटल वाला जो स्पेस है इस पर थोड़ा विशेष ध्यान देना चाहिए या फिर कोई और एरियाज ऐसे? देखिए, बात हमने दिसंबर में भी करी थी, जब चाइना ने कहा था जी कोविड खत्म हो चुका है, हम लॉकडाउन जितने भी खत्म करने वाले हैं। सब उम्मीद कर रहे थे कि जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में चाइना में बड़ा उछाल आएगा, इकॉनमी अच्छी चलेगी। मेटल स्टॉक्स में उस समय तेज़ी देखने को मिली थी, शायद दिसंबर एंड के आसपास की बात है, मेटल स्टॉक्स जोर से ऊपर गए थे। मुझे यह लगता है कि चाइनीज़ इकॉनमी को डेटा पर जज करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज वहाँ पर जो एक ओपेकनेस आ रखी है इकॉनमी को लेकर के और सरकार की पॉलिसी मेकिंग को लेकर के, तो चाइना को लेकर के आप कुछ भी बड़ी पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी नहीं कर सकते हैं। मगर कमोडिटी में इस समय हम उछाल देखने को मिल रहा है। कच्चे तेल के दाम बढ़ चुके हैं, अगर आप देखें शुगर प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, वीट प्राइसेस आर गोइंग हायर, टमेटो प्राइसेस तो बात भी नहीं करनी चाहिए।
तो अगर कमोडिटी इन्फ्लेशन दोबारा आ रही है तो मेटल्स के अंदर मुझे लगता है कि एक ट्रेडिंग बाउंस रह सकता है. सो आई विल नॉट बी सरप्राइज दैट इन द नियर टर्म विच इज मनी मे मूव आउट ऑफ कमोडिटी प्रोड्यूसर्स, may move out of commodity consumers and go to commodity producers. मुझे लगता है. राइट, ठीक है. बहुत बहुत शुक्रिया निकुंज अपनी सारे एनालिसिस को शेयर करने के लिए हमारे साथ. ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे. और अब हमारे साथ वमाक्षी भी बनी हुई है आज की बड़ी ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट्स बताने के लिए. वमाक्षी बताएं. मॉर्निंग. जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम सीमेंस के साथ. एक्सिस कैपिटल की तरफ से रिपोर्ट आ रही है. इन्होंने हाईलाइट किया है कि माइनॉरिटी शेयर्स होल्डर्स ने एलवी मोटर्स के सेल के अगेंस्ट वोट किया है. ओवरऑल ये जो डील का रैशनल था वो इनके साथ भी बैठ नहीं रहा था, तो ओवरऑल एक्सिस कैपिटल के लिए पॉजिटिव है. इनफैक्ट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जून क्वार्टर में कंपनी की तरफ से मजबूत परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, जिसके चलते उन्होंने अपनी राय को अपग्रेड किया है. बिकवाली की राय से खरीदारी की राय दी और अपना टारगेट प्राइस भी बढ़ाकर 412 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है. इसके अलावा गेल भी हमारे रेडार पर. यूबीएस का कहना है कि बिजनेस अब साइक्लिकल से स्ट्रक्चरल हो रहा है. भारत की तरफ से काफ़ी हाई गैस डिमांड है और इनफैक्ट उनके जो अपकमिंग पाइपलाइंस है उसी के चलते करीब 8% वॉल्यूम कैगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं. डिस्काउंट पर भी ट्रेड कर रहे हैं अपने 10 ईयर एवरेजेस के मुकाबले और इसी के चलते यूबीएस ने गेल पर अपनी राय को अपग्रेड कर खरीदारी की राय दी है और अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर 150 रुपीज़ शेयर पर कर दिया है. M&M फाइनेंशियल सर्विसेज भी हमारे रेडार पर. मैक्वायरी का कहना है कि अनुमान से कमज़ोर नतीजे कंपनी ने मुनाफा रिपोर्ट किया है बढ़ते क्रेडिट कॉस्ट के चलते. GNPA डिक्लाइन भी काफ़ी एनकरेजिंग नज़र आ रहा है. निम्स का डिक्लाइन करीब 60 बेसिस पॉइंट से क्वार्टर ऑन क्वार्टर हायर है पीयर्स के मुकाबले, मगर ग्रोथ काफ़ी रोबस्ट नज़र आ रही है. तो ओवरऑल मैक्वायरी ने M&M फाइनेंशियल पर अपनी न्यूट्रल की राय को बरकरार रखा. टारगेट प्राइस दिया 215 रुपीज़ प्रति शेयर का. इसके अलावा मार्को भी हमारे रेडार पर है. हम देख रहे हैं कि ब्रोकरेजेस की तरफ से उनका कहना है कि रिजल्ट्स लार्जली इन लाइन थे इम्प्रूविंग आउटलुक के चलते. वॉल्यूम ग्रोथ भी क्वार्टर 2 से इम्प्रूव हो सकता है और इनफैक्ट उनका एक्सपेक्टेशन है कि EBITDA मार्जिन भी हाईएस्ट बेस्ट एवर लेवल पर रह सकता है. तो ओवरऑल मैरिको पर अगर हम देखें तो इन्वेस्टर की तरफ से होल्ड की राय आ रही है, मगर उन्होंने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाया है. मैक्वायरी की तरफ से आउट परफॉर्म की राय आ रही है और जेफरीज की तरफ से खरीदारी की राय आ रही है. इसके अलावा सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ पर जेफरीज का कहना है कि पहले तिमाही के नतीजे इन लाइन रहे हैं. काफ़ी मजबूत वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट की है और ओवरऑल इसी के चलते खरीदारी की राय उन्होंने बरकरार रखी है. टारगेट प्राइस बढ़ाकर 3870 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है. इसके अलावा SBI कार्ड्स भी हमारे रेडार पर. कोटक का कहना है कि हायर प्रोविजंस के चलते अर्निंग्स ग्रोथ पर थोड़ा सा डेंट नज़र आया है, मगर निम स्टेबल रहे हैं. क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर काफ़ी सारे टेलविंड्स नज़र आ रहे हैं, जिसके चलते बिजनेस काफ़ी मजबूत रह सकता है. और इसी के चलते कोटक ने SBI कार्ड्स पर खरीदारी की राय को बरकरार रखा. टारगेट प्राइस दिया 960 रुपीज़ प्रति शेयर का. और आखिर में हम फोकस करेंगे इंडियन ऑयल पर. मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि Q1 अनुमान से कमज़ोर रहा है. कोर रिफाइनिंग मार्जिन्स ने पीयर को अंडर परफॉर्म किया है, मगर अर्निंग्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि फुल रिकवरी नज़र आ सकती है कैश फ्लोज में, जिसके चलते मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ओवरवेट की राय को बरकरार रखा. टारगेट प्राइस दिया 111 रुपीज़ प्रति शेयर का. शुक्रिया. चलिए आगे बढ़ते हैं. अविनाश गोरक्षकार और प्रशांत सावंत दोनों हमारे साथ जुड़ चुके हैं. मितेश, सुमित और जय पटेल तो ऑलरेडी बने हुए हैं. सीधे रुक करते हैं ट्रेडिंग आइडियाज पे. प्रशांत, आपके टॉप ट्रेडिंग आइडियाज क्या होंगे आज के लिए? जी अजय जी, प्रियंका, गुड मॉर्निंग टू द पैनल और सभी दर्शकों को नमस्कार. तो एक स्टॉक जो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है और प्रीवियस डे लो को छू भी नहीं रहा है, तो वहां पे JTL इंडस्ट्रीज अगर मैं देख ऑलमोस्ट 380 पे स्पॉट ट्रेड कर रहा है. यहाँ पे मैं 340 का स्टॉप लॉस रखूंगा. क्लोजिंग बेस 340. जो मेरा टारगेट होगा पोजिशनली वो 475 475 का होगा. तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा. और नेक्स्ट पिक मेरा होगा इंडिगो. मुझे लग रहा है यहाँ पे बेस बन चुकी है. 2570 2570 स्टॉप लॉस रख के हम करीबन 2690 से 2700 का टारगेट देख सकते हैं. तो JTL इंडस्ट्रीज और इंडिगो ये दो मेरे फिक्स होंगे. पुराना नाम था JTL इंफ्रा और यहाँ 18 स्वदेश पे करीब 200 रुपए के आसपास से आप इसका नाम सुनते आए होंगे और मैनेजमेंट भी जुड़े हैं. और पिछले क्वार्टर में मैनेजमेंट ने एक बड़ा ब्यौरा दिया है आगे की ग्रोथ का. आपको ब्रेकआउट नजर आता है प्रशांत को इस लेवल से भी. आगे बढ़ते हैं. कुछ और ऐसे स्टॉक्स जो आप यूजुअली मिस कर जाएंगे लेकिन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों के हिसाब से देखने चाहिए. रिजल्ट के बाद मामला बेहतर हुआ है. वो उनमें से एक है फिनो पेमेंट्स बैंक. जी हाँ, हाल ही में एक पेमेंट्स बैंक आया था ये IPO लेके, और ये एक ऐसा पेमेंट बैंक है, बाकी सारे पेमेंट बैंक फेल हो गए लेकिन फिनो पेमेंट बैंक प्रॉफिटेबल हो चुका है. बहुत सेलेक्ट कंपनी है. वीकेंड में रिजल्ट आया 17%, फ्राइडे को ही चल गया था, लेकिन रिजल्ट में मैं आपको बता दूं प्रॉफिट डबल हुए और नेट इंटरेस्ट इनकम सिर्फ 75% बढ़ी है.
तो ये अब टर्न अराउंड देखना है। और ऑफ कोर्स इन्होंने स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट होने का प्रपोजल भी कर लिया है एक्सेप्ट। अब इसको आप नजर रखिए, ऋषि गुप्ता बहुत शानदार मैनेजमेंट है। अविनाश, आपने फिनो पेमेंट बैंक देखा है 350 पे कैसा दिखता है? नहीं, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग अजय, गुड मॉर्निंग टू ऑल द अदर पैनलिस्ट। मुझे लग रहा है कि देखिए फिनो पेमेंट बैंक के नंबर्स जो आए हैं वो उम्मीद से काफ़ी बेहतर आ गए। इनफैक्ट पहले से बैंक अपने एसेट क्वालिटी को लेके, अपने लोन डिसबर्समेंट्स को लेके काफ़ी एग्रेसिव है। इनफैक्ट ये एक ऐसी फिनटेक कंपनी है जहाँ पे पहले से ये कंपनी काफ़ी प्रॉफिटेबल थी। मुझे लग रहा है कि ये जो नंबर्स आ गए, ये बात मार्केट को काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक में ये जब कन्वर्ट हो जाएगी तभी ऑब्वियसली मार्केट इसको और अच्छी तरह से रिलेट करेगा। हमने देखा है कि स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में जो प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड है, प्लस जो ज्योग्राफिक माइग्रेशन होगा, उससे भी डेफिनेटली कंपनी को बेनिफिट रहेगा। तो मुझे लग रहा है कि इवन एट द करंट लेवल्स, अजय, हालांकि ये 16-17% बढ़ा है, मुझे लग रहा है कि यहाँ से भी मोमेंटम पॉजिटिव रहना चाहिए, अगर नजरिया कम से कम साल 1.5 साल का है, क्योंकि क्लियरली आई थिंक बैंक ने काफ़ी अच्छे तरीके से कस्टमर बेस भी बढ़ाया है, अपना लोन बुक ग्रोथ भी मेंटेन किया है और एसेट क्वालिटी ठीक ठाक रखी है। तो अगर थोड़ा सा करेक्ट होता है तो और भी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, बट इवन एट द करंट लेवल्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। तो ये तो हो गया फिनो पेमेंट बैंक। इवन एफएनओ में अगर आप देखें, पिछले हफ्ते से सेलेक्ट स्पार्क आपको कंज्यूमर नेम्स में नजर आना शुरू हो गए होंगे, कई कंज्यूमर नेम, और मैरिको उनमें से एक पर्टिकुलर है। वीकेंड में रिजल्ट आया मैरिको का, जोरदार था। ये देखिए एफएमसीजी इंडेक्स और बाजार का अगर आप देखिए थोड़ा सा कंप्लेक्शन, क्योंकि चल रहा है, अटक रहा है टॉप पे, डिफेंसेस की तरह शिफ्ट भी हो रहा है, चाहे वो कंज्यूमर वाले स्टॉक्स हों, चाहे वो फार्मा स्टॉक्स हों। जय, जरा मैरिको के चार्ट पे देख के बताइए, नंबर तो अच्छा है, मार्जिन एक्सपेंशन की स्टोरी, चार्ट्स क्या कहते हैं? 650 के आसपास, 575 लेना चाहिए यहां से भी? एब्सोल्युटली अभी लेना भी चाहिए, थोड़ा नजरिया थोड़ा बड़ा रखना चाहिए, बिकॉज वीकली चार्ट पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिख रहा है। मुझे बहुत टाइम से ये पेंडिंग था, अराउंड हम देख सकते हैं जनवरी 2022 से अभी तक का एक ब्रेकआउट अच्छा आया, कंसोलिडेशन पूरे साल रहा, उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा, तो अभी एक फ्रेश बाय कर सकते हैं। अच्छा खासा मुझे लग रहा है एक टारगेट दिख सकता है अराउंड 600 तक का, जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, और ऑल्सो आरएसआई की तरफ से भी एक अच्छा डाइवर्जेंस आ रहा है, पॉजिटिव क्रॉसओवर था, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक अच्छा मूव आ सकता है। जैसे आपने स्टार्टिंग ऑफ द शो में बताया, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ रही है, लोग बाय कर रहे हैं, तो मैरिको के प्रोडक्ट्स और ऑल्सो बहुत सारे एफएमसीजी कंपनीज में कभी अच्छा खासा एक माहौल चल रहा है, बाइंग अच्छी आ रही है, तो ये स्टॉक में भी मुझे एक चार्टिकली स्टॉक अच्छा लग रहा है। एवरी क्रूशियल मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, 21 गिनो, 5 डेज गिनो या 34 डेज, तो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर अच्छा खासा चल रहा है और अच्छा ब्रेकआउट आया वॉल्यूम के साथ, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर भी फ्रेश बाइंग करनी चाहिए और एक अच्छे मूव के लिए इवन 1-2 या 2 मंथ्स के लिए भी रख सकते हो अच्छी खासी प्रॉफिट। ठीक है, मेरे को पर ये व्यू, लेकिन प्रशांत आप जरा एनटीपीसी के बारे में राय दीजिए, क्योंकि शेयर ऑलरेडी ये 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ट्रेड कर रहा है, लगातार तेजी में है पावर स्टॉक्स के साथ साथ, और नतीजे अच्छा हैं, मुनाफे में 24% के आसपास की ग्रोथ है, और उसके बाद जो रिपोर्ट्स आई हैं सीएलएसए ने 240 के लक्ष्य दिए हैं, तो क्या नई तेजी करने की भी सलाह देंगे आप शेयर में? जी अभिषेक जी, जो ब्रेकआउट आया है शुक्रवार को 210 की क्लोजिंग और वॉल्यूम बैक, अगर हम वॉल्यूम को देखें तो प्राइस के साथ वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ये कन्विक्शन होता है कि प्राइस और वॉल्यूम बोथ आर इन सिंक। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे स्ट्रेच लग रहा है, अगर गैप अप को चेज ना करें, अगर फिर से आपको 205 210 इसी जोन में, यानी शुक्रवार की क्लोजिंग के जोन के आसपास मिल जाए तो आप ऐड करना शुरू कर दीजिए। एक्चुअली ये जो स्टॉक है ये एक पोर्टफोलियो बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्टॉक होना चाहिए। यहाँ पे आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस होना चाहिए 180, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से 195 का स्टॉप लॉस इज इनफ, और आप टारगेट यहाँ से मुझे लग रहा है ये ब्रेकआउट सस्टेन करें, जो लग रहा है हो जाएगा 245-50 तक ये स्टॉक जा सकते हैं। ठीक है, 245-250 तक के दायरे खुल गए हैं। अविनाश जी, पावर की ही चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और पावर ग्रिड की बातचीत करेंगे, क्योंकि ये शेयर भी हमने देखा था कि शुक्रवार को ठीक ठाक चला था और आज नतीजे इसके आएंगे। फंड रेज को भी अप्रूवल मिली है करीब 5,700 करोड़ रुपए के आसपास की रकम को FY 23-24 के लिए। आप ये बताइए, पावर ग्रिड आपको कितना दमखम यहां से दिख रहा है सर? अविनाश जी, पावर ग्रिड की अगर तो ऑर्डर बुक बहुत ही स्ट्रांग है, प्लस ये जो नया ऑर्डर की बात कर रही है, इसमें डेफिनेटली और भी रेवेन्यू विजिबिलिटी बढ़ेगी।
जिस प्रकार से पावर जनरेशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन में मार्केट का फ्लेवर है, मुझे लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी अगर मेंटेन होती है या इससे भी बेहतर आती है तो मार्केट्स को डेफिनेटली और कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि देखिए ये वैसे भी रेगुलेटेड बिजनेस है और रेगुलेटेड बिजनेस में प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाना एक अच्छी बात होती है। तो मेरे ख्याल से देखिए अगर किसी को लंबे नजरिए के लिए करना है, क्योंकि ये नॉर्मल स्टॉक्स इतने जल्दी भागते नहीं है, बट ऑफ लेट हमने देखा है कि जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो भी प्लेयर्स इस सेक्टर में इनको अच्छी रीरेटिंग हो गई, तो यहाँ से डेफिनेटली रिजल्ट्स आने के बाद शायद थोड़ी सी और आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने की पॉसिबिलिटी रहेगी। ओके और वो है आज रिजल्ट्स हैं आज पावर ग्रिड के। चलिए इस पर भी वॉच करेंगे, लेकिन एक पूरे स्पेस को डिस्कस करते हैं और वो है रियल एस्टेट स्पेस। हमने शुक्रवार को भी देखा गोदरेज प्रॉपर्टीज हो, प्रेस्टीज और इनफैक्ट तमाम सारे रियल एस्टेट स्टॉक्स में अच्छी मूव थी। और दो स्टॉक्स जो अब सुमित मुलचंदानी के साथ डिस्कस करना चाहते हैं, एक तो मैक्रोटेक, क्योंकि मैनेजमेंट क्लियरली जब ये कह रहा है कि वो 15 साल की अप साइकिल में है और ये तीसरा साइकिल है और प्राइसेस भी यहाँ से ग्रो करेंगे और इनफैक्ट एक अच्छी खासी एन्युटी इनकम की भी उन्होंने FY26 तक बात की है। तो क्या आज रियल एस्टेट स्टॉक्स पर फिर से नजर होनी चाहिए? और ऐसे आप रेमंड को भी देखें जिसमें एक रियल एस्टेट का कोशेंट भी है और पिछले हफ्ते से चल भी रहा है। अभी हमें अशेषा भी बता के गई कि वो अपने चौथा जो प्रोजेक्ट है उनका थाने का, वो जल्द लॉन्च हो सकता है, रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है। तो रेमंड हो, मैक्रोटेक हो या फिर पूरा रियल एस्टेट पैक में कोई और स्टॉक जो सुमित आपके रडार पे आ रहा हो? देखिए आज के रिकमेंडेशन में ऑलरेडी प्रेस्टीज के लिए हमने डिस्कस किया हुआ है, तो बिल्कुल पहला रिकमेंडेशन उस पे ही रहेगा। जो दूसरा अगर मेरा चॉइस रहेगा वो रहेगा लोधा पे। लोधा देखिए अगर वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखिए तो हाईएस्ट क्लोजिंग आया है, नो डाउट हाईएस्ट प्राइस अभी क्रॉस होना पेंडिंग है, लेकिन क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आप बने रहिए, अगर किसी को फ्रेश बाइंग करना है तो भी रिकमेंडेड रहेगा। लेवल्स की अगर मैं बात करूँ तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 670 का मेंटेन कीजिए फॉर द टारगेट्स ऑफ 880 एंड 940 के लेवल्स के लिए। ठीक है, ऑल राइट। तो ये तो बात हुई आपको प्रेस्टीज पसंद आ रहा है, आपने आज रिकमेंडेशन भी दी है। एक और स्पेस की बात करते हैं, M&M फाइनेंस। इसके भी नंबर आए थे शुक्रवार को और स्टॉक अच्छा खासा टूटा भी, लेकिन जो मैनेजमेंट कमेंट्स आए हैं उनका कहना है कि मॉनसून स्प्रेड डिसेंट रहा है कई सारी स्टेट्स में और इनफैक्ट जो राइट ऑफ रहा है वो नेक्स्ट 3 क्वार्टर के लिए सिमिलर लेवल्स पर रहेगा। रिकवर भी हुआ ये स्टॉक, आज एक ऐसा ट्रेड कर सकता है। प्रोविजनिंग की फिगर काफ़ी बड़ी हुई आई थी इनकी। M&M फाइनेंस पर प्रशांत एक बार व्यू बताएं। प्रियंका, यहाँ पे अगर मैं देखूं जो शुक्रवार को लो बना ऑलमोस्ट 290, ये इस स्टॉक के लिए एक बहुत अहम मेक और ब्रेक लेवल होगा। तो अगर कोई खरीदना चाहे तो मुझे लग रहा है कि आप 285 285 के स्टॉप लॉस से, या अगर आपको 295 295 के आसपास मिले तो जस्ट एक 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के 285 क्लोजिंग बेसिस स्पॉट में आप खरीद सकते हो। रेंज के निचले लेवल पे यहाँ से अगर कंसोलिडेशन कंटिन्यू हो, वीकनेस इरेडिकेट होके, तो वहां से मुझे लग रहा है फिर से रेंज की जो ऊपरी लेवल है करीबन 325-30 वहां तक ये स्टॉक जा सकता है। तो रिस्क कम है, इसी वजह से आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। अविनाश की बात जानना चाहूंगा मैं, पिरामल एंटरप्राइजेस स्टॉक आज भी मेरे रेडार पे है। परसों आपको याद होगा ये हमारे रेडार पे था, हमने 8 से 9 के बीच में डिस्कस किया था, 10% की रैली दिखाई दी थी। लेकिन आज ये इसलिए रेडार पे आया है क्योंकि अगर अविनाश बाजार में ये कहावत आपने सुनी होगी, अभिषेक आपने सुनी है क्या, जो वर्ष होता है ना बदतर, अगर वो खराब हो जाए, वर्स बिकम्स बैड, तो उसमें बड़ा पैसा बनता है, क्योंकि आप तो वर्ष पकड़ के चले हुए थे। इसके अंदर वही वाला केस है। पिरामल एंटरप्राइज में वर्ष था, 75% लोन बुक 2 क्वार्टर पहले तक होलसेल थी, रियल एस्टेट वगैरह वगैरह। राइट, वो वर्ष जो है ना वो बन रहा है बैड। अब चीजें बेहतर हो रही हैं और ये जो रेट चेंज होता है इसमें लंबा पैसा बनता है यूजुअली। इस बार अविनाश मैं भी रिजल्ट देख रहा था, बट अगर हम एकदम ऑब्वियस रिजल्ट के पीछे की तस्वीर देखें तो पता चला कि रिटेल पहली बार रिटेल पार्ट ऑफ द लोन बुक वो 55% हो गई है और होलसेल जो है वो 45 रह गई है। और ये जो होलसेल को श्रिंक करने का सिलसिला है वो इस क्वार्टर में बढ़ा है। इस भाव से अगर हम बायबैक को छोड़ें एक बार के लिए साइड में, इस भाव से आपको लगता है ये अगर ग्रोथ रेट चलती रही, रिटेल ग्रो और होलसेल श्रिंक, तो पैसा बनेगा? नहीं, बिल्कुल। आप काफी अच्छी ऑब्जर्वेशन बताई है। मुझे लग रहा है कि देखिए रिटेल बुक में जिस प्रकार से ग्रोथ आया है और आगे भी क्वार्टर्स में आएगा,
और होलसेल का परसेंटेज कम होगा, उससे मुझे लग रहा है कि प्रॉफिटेबिलिटी और स्टेडी हो जाएगी और जो मार्केट अपॉर्चुनिटी है वो काफ़ी अच्छी तरह से पिरामल एंटरप्राइजेस कैपिटलाइज कर सकेगी। करंट प्राइस पे मुझे लग रहा है कि देखिए नंबर्स तो कोई इतने एनकरेजिंग नहीं थे, लेकिन अगर हम अगले 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम देखें तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छी प्राइस पे स्टॉक आ गया है। इस लेवल से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी गिरावट आएगी। आई थिंक मोर और लेस ऑल द नेगेटिव्स आर देयर इन द प्राइस। और किसी को अगर 6 टू 12 मंथ्स का भी नजरिया लेना है, प्लस किसी को लॉन्ग टर्म व्यू लेना है, तो बहुत ही अच्छे अट्रैक्टिव प्राइस पे आ गया है। मेरे ख्याल से ये अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर सकता है, प्रोवाइडेड रिटेल का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है, एसेट क्वालिटी ठीक ठाक रहती है और लोन बुक ग्रोथ बढ़ता है। तो आई वुड से दैट दिस इज अ गुड प्राइस टू बाय। बट हाँ, इसमें थोड़ा सा मीडियम टर्म व्यू रखे क्योंकि स्टॉक ऊपरी लेवल से काफी टूटा है, लेकिन रिटेल का परसेंटेज बढ़ना डेफिनेटली अच्छी बात है और इसका फायदा आपको मीडियम टर्म में देखने को मिल सकता है। ठीक है, पिरामल एंटरप्राइजेस पर ये व्यू। लेकिन पावर मिक जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी है, पावर इसमें जरूर लगा है बट एग्जैक्टली बिल्कुल पावर वाली नहीं है ये। इनको सेल्स से ऑर्डर मिला है करीब 30,000 करोड़ रुपए के आसपास का। अविनाश जी, आप ही जवाब दीजिए, पावर मिक में क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि ऑर्डर का जो साइज है वो बड़ा है, 30,000 करोड़ का ऑर्डर है ये। बिल्कुल, देखिए मेरे ख्याल से ऑर्डर बुक काफी बड़ी है और ऑर्डर फ्रक्टिफिकेशन जितना एग्जीक्यूशन फास्ट होता है उसका नतीजा ये होगा कि आपको नंबर्स में ये रिफ्लेक्ट होगा। मेरे ख्याल से देखिए कम से कम ऑर्डर बुक रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियरली कंफर्म करती है। मेरे ख्याल से आज कंपनी का कॉन्फ्रेंस कॉल भी है, क्लियरली नंबर्स आने वाले हैं, तो मेरे ख्याल से मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री रहेगी एग्जीक्यूशन पे वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आई वुड डेफिनेटली लुक एट इट एज अ पॉजिटिव व्यू। मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए। ये व्यू प्रशांत, आप जरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में व्यू दीजिए, क्योंकि ये नंबर्स जो आए हैं, नतीजे जो आए हैं अच्छे आए हैं। आय के फ्रंट पर आप देख लीजिए, या फिर इन्होंने मार्जिन भी सुधारा है, एसेट क्वालिटी बेहतर हुई है। हालांकि 35 से 85 की जर्नी इसने तय की है, लेकिन आगे आप कितनी गुंजाइश देख रही हैं? क्या अपने रेजिस्टेंस के आसपास है या फिर चलेगा यहाँ से शेयर ये? जी अभिषेक जी, मैं बिना चार्ट देखे इस पे व्यू डेफिनेटली देना चाहूंगा। अजय जी और मैंने और प्रियंका और मैंने स्टॉक पे ऑलमोस्ट 40-42 के लेवल से हर बार पॉजिटिव रिकमेंडेशन दी हुई है डिस्कशन में, तो मैं इस पे काफी बुलिश हूँ और लॉन्ग टर्म के हिसाब से कह रहा हूँ, शॉर्ट टर्म में भी। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है ये एक पोर्टफोलियो पिक होना चाहिए, हर डिप बाय होनी चाहिए। बट फिलहाल एट दिस लेवल ऑफ मार्केट में एग्रेसिव नहीं रहूंगा, तो शॉर्ट टर्म नजरिया दूंगा। ये 88 तक तो कंफर्टेबली जा सकता है, बट अगर ये 88 के ऊपर क्लोज कर दे तो मैं डेफिनेटली और पोजीशन ऐड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 80 का एंड मैं टारगेट्स देखूंगा करीबन 105 से लेके 110। 88 इस स्टॉक के लिए एक मेक और ब्रेक लेवल होगा, वहां तक तो मैं बहुत कंफर्टेबली एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ठीक है प्रशांत, बिल्कुल एब्सोल्युटली हमें आपकी ये रिकमेंडेशन याद है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक पे। एक और स्टॉक फिर आप एक बार चेक करें, इसको भी शायद हमने आपके साथ कई बार शो में पहले भी डिस्कस हुआ है, ये आई डोंट रिमेंबर कि एग्जैक्टली आपके साथ हुआ है या नहीं। मान इंफ्रा, इनफैक्ट अप्रैल से जो इसकी मूव चली है 70 रुपए से अब 120-121 के लेवल पर, और अब जो एक नया डेटा पॉइंट आया अजय फ्राइडे को जो डेटा पॉइंट आया है कि इसमें लगभग 1.5 लाख शेयर डायरेक्टर ने खरीदे हैं। इनसाइडर डायरेक्टर ने भी खरीदा है। रिजल्ट भी आया था, हाँ रिजल्ट बहुत शानदार थे। लास्ट वीक रिजल्ट था, आई थिंक डबल हुआ था प्रॉफिट। करेक्ट। तो ये मान इंफ्रा एक अच्छी खासी 3 महीने में 50% की ग्रोथ के बाद भी क्या अभी इस स्टॉक में तेजी बनती है? क्या यहाँ से अभी भी और खरीदना चाहिए? मितेश एक बार आप बताएं स्टॉक को। मितेश, जहाँ तक मान इंफ्रा का सवाल है, आई थिंक जो स्टॉक है वो थोड़ा रन अप हो चुका है शॉर्ट टर्म में, तो फिलहाल हमारा जो ट्रेड यहाँ पे रहेगा वो वेट एंड वॉच का रहेगा, क्योंकि बेस्ड ऑन द सिस्टम और मेथड अगर 3 महीने में 40-49% स्टॉक रिटर्न देता है तो कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और वही चीज़ को ध्यान में रखते हुए अभी फिलहाल ये स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन ज़्यादा रहेगा, तो इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड द स्टॉक ऑन द बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन एज ऑफ नाउ। खबर आई है अभी हमें वो फ्लैश करना ज़रूरी है ब्लूमबर्ग पे, वो आई है आइनॉक्स विंड पे। आइनॉक्स विंड के जो प्रमोटर हैं वो 400 करोड़ का प्रेफरेंशियल लेने वाले हैं। आइनॉक्स विंड, ये देखिए 3 महीने में डबल हुआ है स्टॉक, और इसके रिजल्ट भी आए थे वीकेंड में। अगर आप देखें लॉस के सामने प्रॉफिट आया और कई सालों के बाद स्टॉक कंपनी टर्न अराउंड हुई है। वेल, इसके अंदर कोई अचंभे की बात नहीं है, पूरा सेक्टर आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स ग्रीन, सुजलॉन सब टर्न अराउंड हो गए 4-5 साल के बाद। लेकिन प्रमोटर 400 करोड़ का माल लेना चाहता है प्रेफरेंशियल में,
ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो मैं देखना चाहूंगा। प्रशांत, आइनॉक्स विंड, आइनॉक्स ग्रीन, दोनों के चार्ट हमारे लिए पढ़ के बताएं। जी अजय जी, अगर सबसे पहले आइनॉक्स विंड को मैं देखता हूँ तो ऑलमोस्ट 210 के आसपास दिख रहा है और यहाँ पे हालांकि मंथली कैंडल आज क्लोज होगी, बट डेफिनेटली एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज नजर आ रहा है और वॉल्यूम बैक अगर हम देखें तो, क्योंकि मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर किसी को खरीदारी करनी है तो 190 क्लोजिंग बेसिस आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो हिसाब से आप क्वांटिटी प्लान कीजिए और यहाँ से टारगेट आप करीबन 250 तक के देख सकते हो। जहां तक आइनॉक्स ग्रीन की बात है तो मुझे लग रहा है यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है ये थोड़ी सी, अगर मैं सिर्फ चार्ट टू चार्ट कंपेयर करूं, एप्पल टू एप्पल, तो ये बेटर देन आइनॉक्स विंड लग रही है। यहाँ पे हम 70 पे क्लोज हुए, 64 के स्टॉप लॉस से आप खरीद सकते हो और यहाँ से मुझे लग रहा है कंफर्टेबली ये स्टॉक 80-82 तक जा सकता है। ठीक है, आइनॉक्स ग्रीन पर ये व्यू। अब अविनाश जी, जरा रूट मोबाइल पर आप जरा एक बार रिव्यू दीजिए, क्योंकि नतीजे उम्मीद से कमज़ोर आए हैं और हमने देखा है कि स्टॉक का जो परफॉर्मेंस रहा है पिछले महीने भर में बड़ा ही वो ढीला सा रहा है। प्रॉक्सिमस इसको एक्वायर भी करेगी, ऐसी जानकारी आई थी पिछले दिनों। क्या व्यू आप शेयर करेंगे रूट मोबाइल पर? 1500 रुपये के आसपास का भाव है इसका। आई थिंक अभिषेक, नंबर्स डेफिनेटली थोड़े डिसअपॉइंटिंग थे, क्योंकि उम्मीद थी कि ये कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के बाद नंबर्स अच्छे आएंगे। ओवरऑल स्पेस में काफ़ी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ी है, रियलाइजेशंस भी थोड़े से कम हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से देखिए, कहीं ना कहीं मार्केट में उम्मीद थी कि नंबर्स अच्छे आएंगे, तो इस रिजल्ट के बाद हो सकता है कि थोड़ी सी और बिकवाली और एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको आज और कल के बाजार में शायद देखने को मिले। मेरे ख्याल से ज़्यादातर मार्केट अवेट करेगी कमेंट्री की, क्योंकि अभी ऑब्वियसली प्रमोटर बदल रहा है, नंबर्स थोड़े से वीक है, तो एग्जीक्यूशन और ऑर्डर बुक इसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है वो होल्ड करे, फ्रेश खरीदारी मेरे ख्याल से इसमें जल्दी करना शायद ठीक नहीं रहेगा। एक स्टॉक में डिस्कस करना चाहूंगा अभिषेक। आपने देखा लास्ट वीक जबरदस्त बाइंग फार्मा स्टॉक्स में, चौतरफा बाइंग थी। छोटे स्टार्ट हुई थी ये डीआरएल सिप्ला के बाद, और हमने बताया था अपने व्यूअर्स को, सिप्ला ने रीरेट कर दिया, रीरेट किया, ट्रिगर कर दिया डीआरएल के भी नंबर्स और कमेंट्री। लेकिन उसके बाद सेकंड रंग चलने लगे, एलेम्बिक ऑफ द वर्ल्ड, ऑरबिंदो ऑफ द वर्ल्ड, ग्लेनमार्क वगैरह। एक वीकेंड में खबर ये आई है कि निरमा ग्रुप ग्लेनमार्क लाइफ में प्रमोटर स्टेक लेना चाहता है। और उसका रीजन क्या है मैं आपको बता दूं, निरमा ले या कोई और ले, लेकिन वो ब्लॉक पर जरूर है, ये काफी रिपोर्टेड मामला है। वो जो पैसा आएगा वो आएगा ग्लेनमार्क को, क्योंकि ग्लेनमार्क इज द प्रमोटर ऑफ ग्लेनमार्क लाइफ, लार्जेस्ट शेयर होल्डर, और उससे वो प्रमोटर अपना डेट चुकाएंगे, ग्लेनमार्क अपना डेट चुकाएगा। तो लाइफ बिकेगी या लाइफ में स्टेक बिकेगा और बड़े लोग इसके अंदर, तो एक्चुअली ट्रेड लाइफ और ग्लेनमार्क दोनों में इसकी वजह से। लेकिन खैर हम जो चार्ट डिस्कस करेंगे अभी। प्रशांत, जरा ग्लेनमार्क लाइफ जो कम चला है 27% 3 महीने में, और ग्लेनमार्क दोनों पे पॉसिबल ट्रेड बताइए, क्या हो रहा है? ग्लेनमार्क तो वाज वन ऑफ माय रिकमेंडेशन पिछले महीने से। अब मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग उसमें कहूंगा और एक डिप के लिए वेट करना चाहिए, बट डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। फिलहाल इस लेवल पे थोड़ा प्रॉफिट आप बुक कर लीजिए। इनफैक्ट लास्ट वीक ही करना चाहिए था 800 के ऊपर। अभी मुझे लग रहा है नेक्स्ट खरीदारी कहाँ होनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से करीबन अगर ये स्टॉक फिर से एक बार 760 770 इस जोन में आ जाए और वहां से बाउंस करें तो हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली देख सकते हैं। और जो दूसरा स्टॉक आपने कहा उसका आप एक बार नाम रिपीट करेंगे प्लीज? ओके, ये नाम एक बार दोबारा बोलेंगे आप? कौन सी कंपनी का बता रहे थे? जी ग्लेनमार्क। अजय जी, मैंने व्यू दिया, आपने और एक नाम लिया था। ग्लेनमार्क लाइफ, ग्लेनमार्क और ग्लेनमार्क लाइफ। जी, इसका जीएलएस कोड है 660 रुपीज। हाँ, 660 वाला करेक्ट। जी, तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये एक बेटर बाइंग लेवल पे है। यहाँ पे आप बहुत कंफर्टेबली जो स्टॉप लॉस रखना है वो करीबन 640 क्लोजिंग बेसिस का रख सकते हो, 640, और जो टारगेट यहाँ से आना चाहिए करीबन 690 से लेके 710 इस जोन में आ सकता है। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि डिसेंट वॉल्यूम पिकअप हो रहा है और एक ब्रेकआउट थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूं मैं, बट मुझे लग रहा है ये 700 तक जा सकता है। एक और खबर आई वीकेंड में और वो थी सीमेंस पे। देख रही है आंदोलनकारी जो शेयर होल्डर्स हैं, यही कहेंगे उनको, एक्टिविस्ट शेयर होल्डर्स या शेयर होल्डर एक्टिविज्म कहीं ना कहीं कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है। सीमेंस में शेयर होल्डर्स ने
ये जो ट्रांजैक्शन अभी इन्होंने अनाउंस किया था उसके बाद स्टॉक घटा भी था बहुत जोर से। डॉक्टर साहब 3-4 महीने 6 महीने का चार्ट दिखाइए। एक उन्होंने मोटर का बिजनेस जो है वो अपनी पेरेंट को बेचने की कोशिश करी थी जो इंडिया के बिजनेस में है। ये देखिए घटा था स्टॉक, करीब 4,000 वाला नीचे 3400 तक गया था। तो खबर ये आई है कि शेयर होल्डर्स ने इस ट्रांजैक्शन को खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। यानी ये ट्रांजैक्शन होने में इतना आसानी नहीं होगी। महंगा स्टॉक है, शानदार कंपनी है, अब कभी सस्ता मिलता नहीं है। उस समय सस्ता मिला था हालांकि। अविनाश, ये खबर आपने देखी सीमेंस में शेयर होल्डर ने रिजेक्ट किया वो ट्रांजैक्शन, लेना चाहिए यहाँ से? बिल्कुल अजय, मुझे लगता है कि शेयर होल्डर के एक्टिव इंटरेस्ट से लग रहा है कि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स ने ये प्रपोजल को रिजेक्ट किया है। मेरे ख्याल से देखिए अभी सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। मुझे नहीं लग रहा है कि आगे चल के कंपनी ऐसा कोई डिसीजन लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस और शेयर होल्डर का जो एक्टिव इंटरेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है शेयर के लॉन्ग टर्म री रेटिंग के लिए। और कहीं ना कहीं मार्केट्स ने ये जान लिया है कि जो वैल्यूएशन दे रहे थे और जो डील माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को मिल रही थी वो काफी अट्रैक्टिव नहीं थी। तो डेफिनेटली आई थिंक, आई वुड बिलीव इससे डेफिनेटली लॉन्गर टर्म ट्रेंड स्टॉक का काफी इंप्रूव होगा। बिजनेस तो चलता रहेगा, लेकिन ये जो डील हुई थी इसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी थी जिसको अभी माइनॉरिटी इंटरेस्ट ने रिजेक्ट किया है। तो आई वुड से दैट लॉन्गर टर्म तो डेफिनेटली स्टॉक चलेगा ही, बट नियर टर्म में भी आई थिंक एक थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब्रेंसी आपको स्टॉक में देखने को मिलेगा। ठीक है, छोटी अवधि में भी ये सीमेंस के लिए ट्रिगर पॉजिटिव लग रहे हैं और ब्रोकरेज हाउसेस भी इस पर बुलिश हो रहे हैं। एक्सिस कैपिटल ने सेल की रेटिंग को बढ़ाकर ऐड कर दिया है और 4,211 रुपए का लक्ष्य दिया है सीमेंस के शेयर के लिए। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब लंबी अवधि की आपकी तैयारी करवाएंगे और लेकर आएंगे मुनाफे का फंडा। प्रॉस्पेरिटी एडवाइजर्स के राघवेंद्र केडिया हमारे साथ हैं। राघवेंद्र जी, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कौन से 2 शेयर हैं जो आप खरीदने की सलाह देंगे आप? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, गुड मॉर्निंग 18 नाउ का टीम। फंडामेंटल साइड पे हमारा पहला लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक रहेगा टाटा कम्युनिकेशंस। टाटा कम्युनिकेशंस का करंट प्राइस 1770 है। 1 साल की अवधि के लिए हमें लगता है इसमें 25% 25% की बढ़त हो सकती है और एक टारगेट रहेगा 2220 का, 2220 का। टाटा कम्युनिकेशन एक टाटा ग्रुप कंपनी है तो काफी अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। प्रमोटर होल्डिंग 59% है और म्यूचुअल फंड्स प्लस एफपीआई मिला के अराउंड 31% होल्डिंग है। सो प्रमोटर प्लस इंस्टीट्यूशन इज इक्वल टू 90% शेयर होल्डिंग, जो कि बहुत ही कंफर्टिंग है। टाटा कम्युनिकेशंस का फुल ईयर ईपीएस अर्निंग पर शेयर अराउंड 70 रुपीज का है, 70 रुपए का है। और इस पे अगर एक मॉडरेट पी मल्टीपल 32 का दें तो टारगेट 2220 का आता है टाटा कम्युनिकेशंस पे। कंपनी ने 3 बड़े एक्विजिशंस किए हैं ग्लोबली। यूएस में स्विच कंपनी का, यूरोप में एक ईसिम कार्ड कंपनी है ओएसिस उसका, और अगेन यूएस में कैलेरिया कंपनी का। इन तीनों एक्विजिशंस में 14,000 करोड़ 14,000 करोड़ रुपए का खर्च किया है और इनके बेनिफिट्स आने वाले कुछ महीनों में मैसिव बैलेंस शीट पर दिखेंगे पॉजिटिविटी। तो टाटा कम्युनिकेशंस 1 साल की अवधि के लिए 2220 प्राइस टारगेट। दूसरा स्टॉक लंबे अवधि के लिए अगेन डालमिया भारत शुगर कंपनी। डालमिया शुगर का करंट प्राइस 370 का है। हमें लगता है इसका 1 साल का टारगेट 520 का होगा। डालमिया शुगर का फुल ईयर ईपीएस पे अगर पी मल्टीपल दें, फुल ईयर ईपीएस 52 का है और उस पे अगर 10 का पी मल्टीपल दें तो 520 का टारगेट, जो कि 40% अपसाइड आ जाएगा डालमिया शुगर में। गवर्नमेंट का काफी एम्फेसिस रहा है कि इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाए, पेट्रोल का इंपोर्ट कम करें, कार्बन एमिशंस कम करे और इथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल बढ़ाए। अगर ये सब चीजें होती है तो इसका इमीडिएट बेनिफिशियरी शुगर कंपनीज रहेंगे और डालमिया भारत कुड बी अ बिग बेनिफिशियरी ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। कंपनी के काफी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुए हैं, काफी न्यू शुगर प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं, एक नॉन कोर बिजनेसेस को डीमर्ज कर दिया है और रामगढ़ यूनिट में प्रोडक्शन बढ़ाया है। इन सभी का पॉजिटिव इफेक्ट डालमिया शुगर में दिखेगा। 1 साल की अवधि के लिए आप रखिए स्टॉक को, 520 का टारगेट आएगा। डालमिया भारत शुगर इज अ गुड बाय एट 370 करंट प्राइस। थैंक यू। ओके, ठीक है। तो ये 2 स्टॉक्स राघवेंद्र की तरफ से आज पोर्टफोलियो स्टॉक्स और रैशनल समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका राघवेंद्र। चलिए, पैनल पर 2 नए एक्सपर्ट्स भी जुड़े हैं, उनसे भी बात करते हैं। हमारे साथ कुश बोरा भी हैं और साथ ही हमारे साथ शिवांगी सारदा भी, दोनों से एक-एक करके बात करते हैं। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू। क्विकली कुश बताएं, आपकी आज की रिकमेंडेशंस क्या है?
ऑन द इंडिसेस आप देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के पास निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने सपोर्ट लिया है। हमें लग रहा है कि ये सपोर्ट बरकरार रहेगा। ऑप्शंस डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी ऑन द इंडिसेस। अगर क्विकली लेवल्स की बात करें 19500 19800 के लेवल्स हैं जिसके लिए आप निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। 45000 45900 ये लेवल्स हैं जिसके लिए आप बैंक निफ्टी में प्ले कर सकते हैं। तो दो स्टॉक्स हैं मेरे, दोनों ही बाय साइड हैं। पहला है सीमेंस। साइडवेज कंसोलिडेशन चल रहा था बट अगर हम देखें तो 3850 का एक लेवल है जिसके आसपास थोड़ा सा रेजिस्टेंस था। फ्राइडे की क्लोजिंग उसके ऊपर हुई है। हालांकि प्री ओपनिंग में उसके आसपास ही दिखा रहा है बट जिस तरीके का सेटअप हम बनते हुए देख रहे हैं मोमेंटम इंडिकेटर पे भी अपटिक है। देयर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि यहाँ से आप एक अपसाइड देखेंगे टू लेवल्स ऑफ 3950 एंड 4100 3750 इसको अपना स्टॉप लॉस बना के चले। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज तेजस नेटवर्क। इस स्टॉक के बारे में हमने अक्सर चर्चा की है। रिजल्ट्स के बाद एक अच्छा खासा डिप आया था इसमें बट स्टॉक ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज को भी रिस्पेक्ट किया है और वहां से हम कंटिन्यूअस एक बाइंग ट्रेंड देख रहे हैं इसमें। तेजस नेटवर्क बाय करके चलें। 850 और 875 के नियर टर्म टारगेट्स 800 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। देखिए आपको याद होगा अभिषेक शायद आप उस दिन शो पर नहीं थे बट प्रियंका हम लोग ये बात कर रहे थे कि बेहतरीन कंपनी जिसके पास ट्रैक रिकॉर्ड है अर्निंग्स का, अगर वो किसी एक्सीडेंट के चक्कर में अगर आपको सस्ते दामों में मिले, ये 40-50 टाइम पे ट्रेड होती है, 800 रुपए नीचे मिल रही है यानी 30-35 पे आ गई मान लीजिए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, अच्छा, तो मौका नहीं छोड़ना चाहिए वो। और मैं आपको बताऊं कि उस समय का ये सीमेंस का लो बन गया था करीब 3200-3300 के आसपास। और अगर हम 3 महीने का चार्ट दिखाएं तो ये जो आज खबर आई है ऑलरेडी प्री मार्केट में 2.5% ऊपर दिखा रहा है कि ये शेयर होल्डर्स ने ये खारिज कर दिया। खबर के साथ साथ अजय माहौल कितना बढ़िया पावर के लिए, मतलब पावर इंफ्रा वाली कंपनी है, ये ग्लोबल पेरेंटेज है, मतलब कंपनी को लेकर शक तो है ही नहीं, कोई शक ही नहीं है। और ये एबीबी सीमेंस और कमिंस तो कह रहे हैं भाई हमारे पास ऑर्डर बुक पूरी हो रही है, कैपेसिटी कम पड़ रही है, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब ऐसी कंपनी आपको मिल रही थी 7-8-10% नीचे, जिन लोगों ने स्वदेश पे उस दिन सुना कमेंट्री, स्वदेश वालों ने कर लिया अपना काम कर लिया। इसलिए मार्क करना जरूरी है कि अच्छी कंपनी पेडिग्री मैनेजमेंट और ट्रैक रिकॉर्ड अर्निंग्स का किसी रीजन से अगर आपको किसी एक्सीडेंट में कस के नीचे मिले 10-15-20% तो निवेश के हिसाब से आपको दे देना चाहिए, ले लेना चाहिए माल। उसके पहले ही बन जाए तो बोनस है, ट्रेड बन जाए तो बोनस है, जो कि अभी हो चुका है। बिल्कुल। लेकिन अब चलिए शिवांगी से भी समझ लेते हैं। तो ये तो सीमेंस तो आज कुछ की रिकमेंडेशन राइट। शिवांगी आप कौन से स्टॉक्स अपने रडार पर आज रख रही हैं? जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बेस रडार पे पहला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल। पूरे ही फार्मा और हेल्थ केयर में काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है और फॉलो अप बाइंग देखने को मिल रहा है। अपोलो हॉस्पिटल अपने एक कंसोलिडेटेड रेंज से निकल रहा है तो काफी एक अच्छा पोटेंशियल अपसाइड बनते हुए दिख रहा है। तो यहाँ पे मेरी राय रहेगी कि हम खरीदारी करें। 55-50 तक के लक्ष्य जो है बनते हुए दिख रहे हैं, 52-50 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरे रडार पे है क्यूबिन्स। यहाँ पे हमने एक अच्छा एक कंसोलिडेशन देखा है, बेस फॉर्मेशन देखा है और इस स्टॉक का नेचर ये है कि ये कंसोलिडेट करने के बाद एक अच्छे अपमूव देता है। तो यहाँ पे जिस तरह से प्राइस वॉल्यूम सर्ज हमने देखा है फ्राइडे के सेशन में, एक कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है मोमेंटम, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 2030 तक के लक्ष्य बनते हुए दिख रहे हैं 1915 के स्टॉप लॉस के साथ। 1915 का स्टॉप लॉस, 2030 के लक्ष्य। अजय आप नाम ले ही रहते हैं अभी कमिंस का, देखिए कमिंस आ गया। देखिए गजब तरीके से तो स्वदेश पर विदेशी कंपनियों पर खास नजर होती है। तो ये क्योंकि शायद ये भी बात है कि वो जो मैंने पहले उस दिन बताया था ना कि खरबूजे को देखिए खरबूजा रंग बदलता है, तो ये सारे स्टॉक्स ना पावर मैक, कमिंस, ये सारे एक साथ भी मूव करते हैं, एक साथ मूव करेंगे। इनकी जो चाल इस तरह की चलती है, बढ़िया ट्रिगर्स भी बन रहे हैं। लेकिन प्री ओपन जो हुआ है वो उससे देख के बहुत कुछ खास संकेत नहीं मिल रहा है। निफ्टी आप देखिए आपको हल्का सा ऊपर दिखेगा 20 अंक, सेंसेक्स 0.01% नीचे है, कोई संकेत नहीं है। और आज सुबह के सत्र में जब हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डावनिया से बातचीत हो रही तो उनके हिसाब से भी यहाँ से कुछ खास ट्रिगर नजर नहीं आ रहे हैं। और उनका कहना यह था कि निवेशकों को इस समय स्मॉल फाइनेंस और मिड टियर बैंकों से निकलकर एनबीएफसी में खरीदारी करनी चाहिए। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कहा उन्होंने। ऐसा कोई बहुत बड़ा ट्रिगर नहीं लग रहा है जिसको देख करके आप बोल सकते हैं कि भाई इसकी वजह से मार्केट के अंदर ज़्यादा उछाल आ सकता है, ज़्यादा गिरावट आ सकती है। मुझे लगता है बड़ा रूटीन का हफ्ता रहेगा। लास्ट लेग ऑफ द अर्निंग सीजन। पीएसयू बैंक्स के नंबर्स थोड़े बचे हुए हैं, वो अच्छे रहेंगे। ऑटो सेल्स नंबर्स आएंगी, जहाँ मेरा व्यू स्लाइटली केयरफुल है। तीसरा
कमोडिटी को लेकर के मुझे लगता है कि वापस वाद विवाद शुरू होने वाला है। और चौथा, मुझे लगता है कि इस हफ्ते में आपको एक ट्रेंड सा ज़रूर दिख जाएगा कि मार्केट या तो ब्रेकआउट करेगा या फिर रिवर्सल के लिए रेडी हो रहा है। 5 स्टार के अंदर ग्रोथ ज़बरदस्त है, बेस इसका ठीक ठाक है, मगर 30-35% ग्रोथ ऐसे आरओए आ रहे हैं इसके, ऐसे निम्स इसके आ रहे हैं, काबिल तारीफ है। और निम्स एनपीएस नहीं है। कंसर्न 5 स्टार में ये है कि इसके अंदर काफ़ी पी इन्वेस्टर हैं। टीपीजी के पास शायद 17% स्टेक है, सिक्वोया की बड़ी स्टेक है, आईएफएल वेल्थ की स्टेक है। ये जब कंपनी पब्लिक गई थी, अभी 1 साल के आसपास पहले जब ये पब्लिक गई थी, जब भी काफ़ी पी वालों ने एग्जिट लिया था। तो इसके अंदर कंसर्न ये रहेगी कि दैट पी इन्वेस्टर्स हमेशा ऊपर में बेचते रहेंगे। और क्योंकि इस समय हम जान रहे हैं कि बेजू के बाद सिक्वोया थोड़ा खटाई में है, उनके फंड में कंपल्सिव अनवाइंडिंग आ रही है, तो कई पी इन्वेस्टर्स का जो सप्लाई रहेगा 5 स्टार के अंदर अच्छा रहेगा। मगर कंपनी सप्लाई तो का क्या कर सकती है, वो कुछ नहीं कर सकती, नियर टर्म डिमांड सप्लाई इक्वेशन होती है। मगर इंडिपेंडेंटली अगर आप एनबीएफसीज की बात करें, स्पेशली 5 स्टार, होम फर्स्ट, मुझे लगता है जो हम काफ़ी समय से बात कर रहे हैं, दैट इट इज़ टाइम टू मूव आउट ऑफ small banks, it is time to move out of mid-tier banks, and it is time to buy NBFCs now. ओके, तो इन स्टॉक्स पर आपको ध्यान रखना है और छोटे और मझोले बैंक से निकलकर आपको एनबीएफसी में पोजीशन लेनी चाहिए, निकुंज का कहना भी था, जिस तरह की ग्रोथ दिखा रही हैं कंपनियां। बढ़ेंगे आगे, आप पूजा से एक रिकैप ले लेते हैं आज जो एक्शन स्टॉक्स रहेंगे, जिन स्टॉक्स में आपको ट्रेड की रणनीति बनानी है। पूजा बताएं। जी, शुरुआत सबसे पहले रिजल्ट से ही करता है। नतीजों के चलते काफ़ी सारे स्टॉक्स में एक्शन दिख रहा है। मैरिको से शुरुआत करें, नतीजे अनुमान के मुताबिक ही थे, लेकिन मार्जिन गाइडेंस कंपनी ने बढ़ा दिया है और उनका कहना है कि 20% के ऊपर के मार्जिन को वो क्रॉस करते हुए नजर आएंगे। तो आज मैरिको पर नजर रखिए। पिरामिड एंटरप्राइजेज भी फोकस में रहेगा, नतीजे तो आए ही हैं। और इसके अलावा कंपनी ने बायबैक की भी घोषणा कर दी है 1750 करोड़ की, उसके चलते स्टॉक पर नजर रखिए। कुछ और नंबर्स पर नजर डालें तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए। मुनाफे में 61% की ग्रोथ, BSCI में 36% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो आज स्टॉक में एक्शन एक्सपेक्टेड है। आइनॉक्स विंड पर भी नजर रखिए, नतीजे स्ट्रॉन्ग हैं। आय में 65% की बढ़त और कामकाजी घाटे से मुनाफे में आ चुकी है कंपनी, तो इसके चलते आज स्टॉक पर भी नजर रखिए। और 5 स्टार के भी नतीजे काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए हैं, गाइडेंस भी मजबूत दी है कंपनी ने। और अगर नंबर्स देखेंगे तो BSCI में 36% की ग्रोथ देखने को मिली है और मुनाफा भी 32% से बढ़ा है कंपनी का। ठीक है, तो ये तमाम खबरें और इन खबरों के दम पर एक्शन ज़रूर देखिएगा। और इन तमाम स्टॉक्स पर हमने आपको रणनीति भी सुझा दी है अपने एक्सपर्ट्स के जरिए। लेकिन एक और शेयर आज फोकस में रहेगा, कौन सा वो शेयर है, क्या खबर है, बताने के लिए विन्नी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विन्नी बताइए। एब्सोल्युटली, तो पहला बात करते हैं आइनॉक्स विंड की आज यहाँ पे, क्योंकि ये खबर मिल रही है कि यहाँ पे एक लार्ज ब्लॉक डील होने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि ये हफ्ते में ही ये ब्लॉक डील हो जाएगा। और ये 2 FIIs जो है प्लान कर रहे हैं कि 500 करोड़ की ब्लॉक होगी यहाँ पे और वो सेल करेंगे अपने कुछ स्टेक। करंटली FPIs जो देखते हैं यहाँ पे, तो जो होल्ड कर रहे हैं वो स्टेक है अराउंड 2.6% स्टेक कंपनी में, जो वैल्यू है अराउंड 177 करोड़ पे। कंपनी ने अपने नंबर्स भी डिलीवर किए थे, Q1 के रिजल्ट स्ट्रॉन्ग नंबर्स भी यहाँ पे आए थे, अलॉन्ग विद आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी के देखे। और कंपनी के बारे में बताया तो नेक्स्ट ऑर्डर्स इन साइड भी काफ़ी एक्साइटिंग है। गुजरात गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है अंदर उनको एक 1000 मेगावाट का विंड पावर प्रोजेक्ट भी। चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि उनकी स्ट्रॉन्ग बिडिंग भी चल रही है, वर्क इन प्रोग्रेस में ऑलरेडी है। और स्टॉक ऑलरेडी 120% ऊपर चला गया है फरवरी के लो से। पर यस, ये हफ्ते में हम लोग एक ब्लॉक डील एक्सपेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे 2 FIIs की सेलिंग की बात हो रही है, तो यस, फोकस में रहेगा आइनॉक्स विंड। ठीक है, ऑलराइट, शुक्रिया आपने ये जानकारी देने के लिए। क्विकली बढ़ते हैं आगे और हमारे साथ माक्षी भी बनी हुई है बिग बोल्ड ब्रोकरेज आज का देने के लिए। माक्षी बताएं। जी बिल्कुल, आज का बिग बोल्ड ब्रोकरेज है हॉस्पिटल सेक्टर पर। मक्वाइडी की तरफ से रिपोर्ट आ रही है और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि सॉफ्टर डिमांड की एक्सपेक्टेशंस है और कैपेसिटी एक्सपेंशन साथ ही जो कंपनी कर रही है, इसी के चलते प्रॉफिटेबिलिटी पर थोड़ा सा इम्पैक्ट आ सकता है। रेगुलेटरी ओवरहैंग भी है जो एक एडिशनल डाउनसाइड है हॉस्पिटल सेक्टर के लिए। ओवरऑल उनका कहना है कि अपोलो हॉस्पिटल्स और मैक्स हेल्थ केयर वैल्यूएशन प्रीमियम पर ट्रेड हो रहे हैं अपने पीयर्स के मुकाबले, और इसी के चलते अपोलो हॉस्पिटल्स और मैक्स हेल्थ केयर पर मक्वाइडी ने कवरेज
एवरेज शुरू की है, अंडर परफॉर्म की राय दी है। अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए टारगेट प्राइस है 4,200 और मैक्स हेल्थ के लिए टारगेट प्राइस है 465 रुपीज़ प्रति शेयर का। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें काफ़ी कॉशियस नज़र आ रहे हैं मैक्वायरी हॉस्पिटल स्पेस को लेकर। ठीक है, हॉस्पिटल्स पर ये मैक्वायरी की रिपोर्ट। चलिए, बाजार अब खुलने में 1 मिनट के आसपास का समय रह गया है, लेकिन जो हम चर्चा कर रहे थे सुबह के सत्र में प्रियंका, बाजार में देखिए उसी तरह के मूव्स भी हैं। शुरुआती मतलब कुछ खास ट्रिगर नहीं है, आपको ना देखना ही नहीं है इंडेक्स को, ऐसा लग रहा है। अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे शायद वहां से बेहतर संकेत मिलेंगे। इंडेक्स देख के आपको बाजार की सही स्ट्रेंथ, सही पिक्चर शायद आज के सत्र में पता ना चले। उसकी वजह यह है कि आप निफ्टी को देखिए 19,666, हल्के से गेंस वहां पर आपको दिखेंगे। सेंसेक्स 3-4 पॉइंट नीचे है, तो पता नहीं चलेगा आपको देखिए कि आज आखिर में बाजार में आज हो क्या रहा है। गिफ्ट निफ्टी से भी बहुत डिसाइसिव कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। 19,774 के आसपास का स्तर है, 15-16 अंक नीचे है इस वक्त गिफ्ट निफ्टी। तो एक बार बाजार खुलने देते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जो शेयर आपके फोकस में रहेंगे वो है पावर के। पावर का प्ले हमने देखा है शुक्रवार को भी, और आज ये पूरा का पूरा खेल जारी रहेगा। पावर ग्रिड जिसके क्या नतीजे भी आएंगे, अच्छी खबरें आई हैं फंडरेज को लेकर। करीब 5,700 करोड़ रुपए की फंडरेज कंपनी ने अप्रूव किए हैं पूंजी जुटाने के लिए, तो पावर ग्रिड फोकस में रहेगा। इसके अलावा एनटीपीसी के नतीजे अच्छे आए हैं। बाजार की चलिए शुरुआत एक बार कर लेते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स इस वक्त आपको दोनों हरे निशान में खुलते हुए दिखाई देंगे। 19,673 पर निफ्टी है। सेंसेक्स की बात करें तो 70-72 अंक ऊपर है, तो कोई खास रुझान नहीं है। 0.1% की तेजी सेंसेक्स निफ्टी में आपको दिखेगी। निफ्टी बैंक भी कोई खास संकेत नहीं, 45,480 के आसपास के स्तर, हल्की सी तेजी निफ्टी बैंक में। तो फ्लैट ओपनिंग कहेंगे। निफ्टी बैंक भी लाल निशान में इस वक्त है, सेंसेक्स निफ्टी ये भी लाल निशान में फिसलते हुए आपको दिखेंगे। 19,636 के आसपास का स्तर है। तो जो चुनौती होगी आज निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं 19,600 को स्तर को बचाने की होगी। देखना होगा इसमें कितनी कामयाबी मिलती है। लेकिन अगर हम शेयरों की बात करें तो निश्चित तौर पर पावर ग्रिड ने 1% के आसपास की बढ़त पर शुरुआत की है। चाइना से थोड़ी सी जो अच्छे आंकड़े आ रहे हैं उसका निश्चित तौर पर मेटल शेयरों को फायदा मिल रहा है, क्योंकि हमने मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के अच्छे आंकड़े देखे थे। हिंडाल्को ने ऊपर शुरुआत की है। टाटा मोटर में हम देख रहे हैं कि 0.25% के आसपास की गेंस हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील भी ऊपर है। इसके अलावा यूपीएल भी फोकस में रहेगा। 0.4% की तेजी यूपीएल के शेयर में हमें देखने को मिल रही है। एक भी शेयर ऐसा नहीं है निफ्टी में जहां पर आपको 1% से ज्यादा की तेजी दिखे। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो अपोलो हॉस्पिटल ने हाईलाइट भी किया। ये शेयर 1.5% नीचे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। एशियन पेंट्स 1.25% नीचे है। एचडीएफसी लाइफ में कमजोरी 1% के आसपास की। फार्मा स्टॉक्स हमने तेजी देखी थी, लेकिन डिवीज लैब आज थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग यहां पर हो रही है। और कंजम्पशन वाले जो शेयर है वहां पर भी थोड़े से दबाव है। ब्रिटानिया, आईटीसी, एचयूएल सभी में आपको 0.25% के आसपास की कमजोरी दिखेगी। सिप्ला कमजोर है, ये शेयर काफी चला हुआ था। तो आज फार्मा एफएमसीजी में थोड़ा सा मूड हम ये कहेंगे खराब है। लेकिन सीमेंस जिसकी कि हम चर्चा कर रहे थे, हमारे एक्सपर्ट्स का इस पर रिकमेंडेशन भी है खरीदारी करने का। अच्छी रिपोर्ट्स आई हैं, 5% ऊपर ये शेयर शुरुआत कर रहा है। इसके अलावा गेल के शेयर में हम देख रहे हैं कि 2% के आसपास की तेजी है। हिंद कॉपर, मदरसन सुमी में हम देख रहे हैं कि लगातार धीरे धीरे करते करते ये शेयर 100 रुपए के ऊपर आ गया है। और अब इनकी जो कमेंट्री आ रही है वो भी काफी स्ट्रांग है। इसके चलते हम शेयर को चलते हुए देख रहे हैं। लेकिन पिरामल एंटरप्राइजेज बायबैक का भाव इन्होंने अनाउंस जरूर किया है 1250 का, लेकिन हम शेयर देखने की 7% की गिरावट पर यह खुला है। इंटेलेक्ट डिजाइन 3.5% ये कमजोर है। एमएनएम फाइनेंस नतीजे इसके कमजोर आए थे शुक्रवार के सत्र में, कमेंट्री पर उतना भरोसा अभी नहीं हो पा रहा है और 3% ये शेयर नीचे ट्रेड कर रहा है। प्रियंका, आपकी कहां पर नजर है? ये मिड कैप स्पेस में मैं देख रही थी कि कहाँ अभी इस वक्त तेजी है। तो कुछ मिड कैप पीएसयू बैंक्स जैसे बैंक ऑफ इंडिया वो टॉप गेनर है इस वक्त। और इनफैक्ट आप देखें तो कुछ फर्टिलाइजर काउंटर्स कोरोमंडल जैसे उनमें मूव बनी हुई है, वहां पर भी आज 1.5% की तेजी है। सीमेंट काउंटर से आपको आज रैमको मिड कैप स्पेस में दिखाई दे रहा है। मैरिको की हम बात कर रहे थे कि मैरिको में अच्छी मूव दिख रही है और बड़ी रिपोर्ट्स हैं। और इनफैक्ट इमामी में भी आज आप तेजी देख रहे हैं, लगभग 1.5% की तेजी वहां पर दिख रही है। और कुछ मेटल काउंटर्स, एल्यूमिनियम काउंटर्स में तो नाल्को जैसे काउंटर्स हैं ही, वहां हिंडाल्को आपने बात की, रिफ्लेक्ट किया। लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स में महिंद्रा फाइनेंशियल 7% गिरा था शुक्रवार को। पोस्ट द नंबर्स रिकवर जरूर हुआ, 3% की गिरावट रह गई थी, लेकिन आज भी टॉप लूजर है। 2.5% की गिरावट आपको एमएनएम फाइनेंस पे दिख रही है। हेल्थ केयर कुछ काउंटर्स हैं, मदरसन सुमी की भी यहाँ पर पिटाई 1% तक की गिरावट यहाँ पर दिख रही है। सो बहुत क्लियरली अभी कोई लीडरशिप के संकेत किस सेक्टर से हैं वो नहीं दिख रहे हैं। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे अभी माइनर प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है। आपको 2 स्टॉक बताता हूँ जो मैंने फ्राइडे को भी हमने हल्की बात की थी, फ्राइडे को की
थी, क्योंकि पहला मूव जो फार्मा में आया था वो एक्चुअली थर्सडे को आया था, अगर आपको याद होगा। और थर्सडे से हम बता रहे थे कि जब अगर आप डीआरएल लुपिन सिप्ला को भूल गए, मिस कर गए हो, क्योंकि 8% ऊपर चेज करने वाला काम यहाँ नहीं होता है। खुला ही 4.5-5। तब आप देखिए सेकंड टियर पिटे हुए क्वालिटी नेम, मिड कैप वाले, और उसमें दो स्टॉक जो हमने हाईलाइट किए थे, एक आरपीजी लाइफ और दूसरा ग्लैंड फार्मा। आरपीजी लाइफ, मैं आपको बता दूं कि जब पिछले महीने सीएट ने, आरपीजी ग्रुप ने एक आरपीजी डे किया था। करेक्ट। उसमें सीएट से ज्यादा अटेंडेंस आरपीजी लाइफ में थी। एंड जी हाँ, यही तो बात आपको यहाँ स्वदेश पे अलग दिखेगी। वहां से स्टॉक देख लीजिए आप, 1 महीने का चार्ट दिखा लीजिए आप, आरपीजी लाइफ का ब्रेकआउट देखिए क्या जबरदस्त आ रहा है। ग्लैंड फार्मा जबरदस्त पिटी हुई कंपनी, लेकिन पिछले 2 बार से खबर ये आ रही है कि फोसून भी शायद निकल जाएगा। दोनों में चार्ट चेक लेंगे शिवांगी से। शिवांगी, ग्लैंड फार्मा और आरपीजी लाइफ क्या लेवल्स पॉसिबल है अगर लिए हैं, या अगर नई एंट्री करनी है तो किस लेवल्स पे एंट्री करनी चाहिए? जी बिल्कुल। पहले ग्लैंड फार्मा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा है कि सारे ही फार्मा में एक काफी अच्छा मोमेंटम बनते हुए दिखा है, और ये स्टॉक जो है इसने एक काफी महीनों तक हमने इसमें देखा था कि बेटन डाउन हो रखा है काउंटर, और 860 के आसपास इसने अच्छा सपोर्ट लेते हुए अब 2 महीने से रिकवर हो रहा है, परफॉर्म कर रहा है। पर मेरा यह मानना है कि इसमें मोमेंटम जो है वो ग्रेजुअल स्लो बेसिस पे देखने को मिल रहा है, तो बेटर स्टॉक्स है जिसपे आप मूव कर सकते हैं। इसको ऑफ कोर्स रडार पे रख सकते हैं, और नेक्स्ट लक्ष्य जो बनते हुए दिख रहे हैं इसमें वो है करीबन 1420 के आसपास। ट्रेड्स भी ले लेते हैं। मितेश, आप जिस हिसाब से बाजार खुला है, आपका ओपनिंग ट्रेड क्या होगा? टाटा ग्रुप की कंपनीज में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बज है, तो 2 ओपनिंग ट्रेड्स है मेरे। पहला है टाटा स्टील 122 के ऊपर, आवरली चार्ट के ऊपर 121 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखा गया है, तो 122.45 अभी चल रहा है स्टॉक, तो वहां पे बाय का रिकमेंडेशन होगा 119 के स्टॉप लॉस से। आज में इंट्राडे का टारगेट पहला होगा 125, दूसरा होगा 128, और दूसरा जो है वो है टाटा मोटर। टाटा मोटर में भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव मिला है अपना ओपनिंग रिमार्क्स में, वो 642 के ऊपर 645.50 चल रहा है स्टॉक। 640 के स्टॉप लॉस से लेना चाहिए टाटा पावर इंट्राडे के लिए, टाटा मोटर। 655 का पहला टारगेट, 660 का दूसरा टारगेट। ये मिड कैप स्मॉल कैप है। तो ये मितेश का व्यू, लेकिन अजय जो शुरुआत के सत्र में हम चर्चा कर रहे थे, और आज आप देखिए पावर मेक, कोक्यो, कैम्लिन, क्या मूव्स है, मतलब 11%, 17% ये दोनों शेयर ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। 5 स्टार बिजनेस के अच्छे नंबर्स आए थे, ये शेयर भी करीब 10% ऊपर आज के सत्र में हमें दिख रहा है। इसके अलावा उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस, और आप जो बोल रहे हैं कि मिड कैप वाले जो फार्मा स्टॉक्स, तो ऐसे ऐसे शेयर चल रहे हैं जिसके शायद हम नाम नहीं सुनते हैं। जैक्सन पाल फार्मा, आप देखिए ये शेयर भी आपको 7% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अजंता फार्मा में भी 4% के आसपास की मूव्स में देखने को मिल रही हैं। आप शिवांगी, आपके ओपनिंग ट्रेड्स कुछ आपको लग रहे हैं कि कहीं मौके बन रहे हैं अभी? जी बिल्कुल। जैसे हमने डिस्कस किया था, क्यूबिन्स मेरे रडार पे है, तो वो एक स्टॉक जो है अभी भी होल्ड कर रहा है काफी अच्छी तरह से, उस पे हम नजर डाल सकते हैं। कुछ जो कुछ जो सीमेंट काउंटर्स है वो अच्छा बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, उसपे से एसीसी मेरे रडार पे यहाँ पे एक अच्छा लॉन्ग बिल्डअप होते हुए दिख रहा है। अच्छी बात ये है कि यहाँ पे कंटिन्यूसली आपने देखा है बेस जो है हायर जोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे नजर रखने लायक है। और यहाँ पे लक्ष्य जो है वो 2020 के बनते हुए दिख रहे हैं, 1910 के एक सपोर्ट को ध्यान रखते हुए। ठीक है, एसीसी पर व्यू शारदा का, शिवांगी का। सुमित, आपके रडार पर कौन से शेयर हैं अभी? यहाँ पे टोरेंट पावर पे आप ध्यान रखिए। टोरेंट पावर ने लास्ट सेशन में भी काफी अच्छा मूव दिखाया था, और आज उसका कंटिन्यूएशन भी आ रहा है, तो यहाँ पे मेरा बाय रिकमेंडेशन रहेगा विद द स्टॉप लॉस ऑफ 667 फॉर द टारगेट ऑफ 700 एंड 720। ठीक है, टोरेंट पावर पर तेजी बनी हुई है, और ये इसमें पिछले हफ्ते भी अच्छी खासी थी। पावर स्टॉक्स तो चल रहे हैं, मेटल्स भी चल रहे हैं। चाइना का पीएमआई नंबर की हम डेटा की हम बात कर रहे थे, आज टॉप गेनर सेक्टर वाइज अगर आप देखें तो इस वक्त आपको मेटल्स ही दिख रहे हैं। जेएसडब्ल्यू स्टील हो, टाटा स्टील हो, दोनों में पिछले पूरे हफ्ते इनफैक्ट 1-1.5% की मूव रही है। 3-4-5% चढ़ने के बाद अब भी इनमें मूव बनी हुई है। एक बार मेटल काउंटर्स पर और इनफैक्ट ओपनिंग ट्रेड्स ले लेते चलिए। कुछ आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे आज के?
एक स्टॉक जो मेरे रेडार पे आ रहा है दैट इज GPIL, गोदावरी पावर। इस स्टॉक में आप देखिए एक करेक्शन का दौर आया था। सपोर्ट जोन जो है इसका और जो 20 डे मूविंग एवरेज है 530 to 540 का, वहीं पे सपोर्ट लेके स्टॉक ने एक अच्छा खासा रिबाउंड दिखाया है फ्राइडे को, वो कंटिन्यू भी हो रहा है आज। तो यहाँ पे आप एक फ्रेश बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 565 और 580 के दो टारगेट्स के लिए आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 545 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। गोदावरी पावर पर आपकी नजर रहेगी। सुमित, आपका क्या होगा ओपनिंग ट्रेड? टोरेंट पावर हमने डिस्कस किया था, उसके सिवा आप आईबुल पे भी ध्यान रखिए। देखिए आईबुल हाउसिंग फाइनेंस काफी अच्छा ब्रेकआउट आया हुआ है, मुझे लग रहा है कि इसमें अपसाइड मोमेंटम और भी कंटिन्यूएशन हो सकता है। तो आज के ही लो का पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 137 का फॉर द टारगेट ऑफ 150 एंड 155। मारुति का आज रिजल्ट आने वाला है। मारुति में इनफैक्ट रिजल्ट ही नहीं, वहां पे सेल्स नंबर्स भी आएंगे और स्टॉक में अच्छी बढ़त देखिए। लास्ट 3 महीने का चार्ट दिखाइए, तो या तो रिजल्ट में बहुत धमाकेदार मार्जिन एक्सपेंशन हो, नंबर्स तो हमें पता ही है, तो सिर्फ प्रॉफिट और मार्जिन एक्सपेंशन का ही खेल रह गया है। स्टॉक 1000 रुपये चला है पिछले 3 महीने में। इसमें ट्रेड है क्या? प्रशांत आप हैं क्या? प्रशांत, इसमें ट्रेड दिखता है आपको? नहीं है, कोई बात नहीं। कुछ बोरा से जान लेते हैं। कुछ मारुति पे कोई ट्रेड दिख रहा है आपको? अजय, थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच का सीन रहेगा, क्योंकि कुछ समय से हम इस पे बुलिश थे, लेकिन अगर हम देखें तो पिछले कुछ सेशंस में ये साइडवेज हो गया है। अब एक बैंड में ट्रेड कर रहा है व्हिच इंसिडेंटली जस्ट हैपेंस टू बी बिटवीन इट्स 50 डे मूविंग एवरेज एंड इट्स 20 डे मूविंग एवरेज। सो मेक और ब्रेक जोन है यहाँ पे। अगर आप देखें तो 95-80 का एक लेवल है, जो ब्रेक करेगा तो डाउनसाइड के ट्रेड बनेंगे, और ऊपर में 9750। तो बिल्कुल ही जैसे मैंने कहा बीचों बीच ट्रेड कर रहा है। आइदर साइड पे जब कहीं ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन दिखेगा तो हम ट्रेड लेंगे। फिलहाल एक कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है, बायस हल्का सा नेगेटिव है, तो मैं थोड़ा सा वॉचफुल रहूंगा यहाँ पे। ठीक है, एक और स्टॉक अविनाश है हमारे साथ। अविनाश, मैं आपसे कॉन्ट्रा व्यू चाह रहा हूँ, और वो है यूपीएल। डायरेक्टर साहब लेके आइए यूपीएल में इसके कंपेरेटर्स ने गाइडेंस काटी, स्टॉक बहुत शानदार तरीके से घटा है। इसका 3 महीने का चार्ट लेके आइए और मैं आपको दिखाऊं कि यही नहीं, एसआरएफ ने गाइडेंस कम की है, एफएमसी ने गाइडेंस कम की है। ग्लोबल एग्रीकेम कंपनी है जो क्लोजेस्ट यूपीएल से दिखती है। क्या इस खराब रिजल्ट से, जो अब इस बार आएगा, बाजार की उम्मीद है शायद खराब रिजल्ट आएगा, क्या आप 600 रुपये में, 550 में, 580 में यूपीएल लेंगे? ये सोचते हुए, ये जानते हुए कि 1-2 क्वार्टर और भी लग सकते हैं कि जब तक कोई तस्वीर साफ हो। क्या इसमें इस समय बड़ी एग्रीकेम कंपनीज में कॉन्ट्रा लेने का समय आया है व्यू, या अभी नहीं? बाय द वे ये 10 टाइम ओनली इंडेक्स कंपनी है जो 10 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे आ चुकी है, खैर अपने कारणों की वजह से, लेकिन बहुत सस्ती मिल रही है। नहीं, बिल्कुल सही कहा कि देखिए फर्टिलाइजर और एग्रोकेमिकल सेक्टर में जो पेन था वो दिसंबर क्वार्टर से शुरू हुआ है, और मुझे लग रहा है कि शायद जो इन्वेंट्री क्लियरिंग का जो मसला है वो शायद और एक क्वार्टर चलेगा। हमने देखा है कि जो जून क्वार्टर आया है, सारे एग्रोकेमिकल कंपनीज के नंबर्स बहुत ही खराब आ चुके हैं, लेकिन हमने काफ़ी लोगों को इंडस्ट्री में पूछा था, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि सितंबर के क्वार्टर के बाद पूरी तरह से इंडस्ट्री एक लीन एंड फिट इंडस्ट्री हो जाएगी। और ऑब्वियसली यूपीएल एक एग्रोकेमिकल प्लेयर होने के कारण डोमेस्टिक और ग्लोबल मार्केट्स में भी काफ़ी बड़ा प्लेयर है, तो अराउंड 600 या उसके नीचे अगर स्टॉक मिलता है तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक कॉन्ट्रा बाय जरूर बन सकता है। क्योंकि देखिए एक बार रिकवरी इंडस्ट्री में आती है और इन्वेंट्री क्लियरेंस का जो इशू है वो मसला क्लियर होता है, तो इसमें बाउंस बैक भी उतनी ही तेजी से आएगा। तो मेरे ख्याल से ये सिर्फ यूपीएल के लिए नहीं है, पूरे सेक्टर के लिए प्रॉपरली एक मसला हो चुका है, एक प्रॉब्लम हो चुका है, जो मुझे लग रहा है कि शायद 1-2 क्वार्टर्स चलेगा, बट प्राइस आपके फेवर में होने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा आप एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हो। ठीक है, यूपीएल पे ये भी। नितेश, आप जरा ना इस पर राय दीजिए गेल के शेयर को लेकर, क्योंकि यूबीएस का डबल अपग्रेड इस पर आया है। शेयर हम देख रहे हैं कि 4% ऊपर है, नतीजों पर इसके फोकस होगा, और पिछले हफ्ते भी ये शेयर धीरे धीरे करके ऊपर आया है, 122-23 रुपए के भाव हो गए हैं। कितने गुंजाइश आप देख रहे हैं तेजी की यहाँ से? अभिषेक जी, एक इंग्लिश में कहावत है, मोर विल मेक यू मोर। तो गेल जनरली डिस्कस नहीं होता, और अभी फिलहाल चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा है कि हर रोज गेल डिस्कस होगा। तो गेल के अंदर अगर आप क्वार्टरली चार्ट देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंगली 2021 दिसंबर क्वार्टर का जो हाई था 114 रुपए का, उसको क्रॉस किया है। तो हमारे हिसाब से अभी गेल में एक री रेटिंग हुआ है स्टॉक्स के ऊपर, और नेक्स्ट टारगेट जो है वो 132.93 जो उसका ऑल टाइम हाई था, जो सितंबर क्वार्टर 2018 में लगा था,
वो टेस्ट होगा और 150 की तरफ स्टॉक स्लोली ग्रेजुअली बढ़ेगा। तो एक लंबे अवधि के बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन ऑफ क्लोज टू 6 क्वार्टर के बाद एक ब्रेकआउट आया है। तो अब एज ऑफ नाउ टारगेट वही रहेगा जो ऑल टाइम हाई है 132.93 टू बी वेरी प्रिसाइज 133 और उसके बाद 150। तो डेफिनेटली बाय ऑन डिप्स के ऊपर ट्रेडर्स डायरी में आपके स्टॉक ये स्टॉक आपकी लिस्ट में अगले 1 से 3 महीने में होना चाहिए। ठीक है, गेल 133 और उसके बाद 150 का सफर तय करेगा। गेल हम देखने स्लो मूवर है बट शेयर अच्छे से चल रहा है। अविनाश जी, आप जरा ना शैलेट होटल पर व्यू दीजिए क्योंकि नतीजे इसके अच्छे आए थे और शुरुआत आज अच्छी की थी शेयर ने, थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से फिसल रहा है ये। और हम देख रहे हैं कि हालांकि अभी भी ये 500 रुपये के आसपास तक गया था, जो उसका 52 वीक हाई था उसके आसपास ही कहेंगे। क्या व्यू है, कैसी कंपनी है और आगे कैसा दिख रहा है भविष्य इसका आपको? नहीं, एक्चुअली एक नंबर्स तो बहुत ही स्ट्रांग आ गए थे। मैं समझता हूँ कि देखिए होटल सेक्टर में अभी भी जो टेलविंड्स है वो बहुत पॉजिटिव है। हमारे कंट्री में G20 का जो समिट्स है प्लस जो आने वाले अक्टूबर में एक वर्ल्ड कप है, तो यहाँ पे जो डोमेस्टिक होटल्स है उनको डेफिनेटली एक अच्छा ट्रैक्शन FY24 में भी देखने को मिलेगा। रही बात एवरेज रूम रेंटल्स की बात करें तो करीबन 20-25% पिछले साल के हिसाब से एवरेज रूम रेंटल्स बढ़े हैं, तो इसका भी फायदा चैलेट होटल्स को मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि देखिए स्टॉक जरूर कंसोलिडेट हो रहा है, बट नजरिया अगर आपका कम से कम 12-15 महीने, तो मुझे लग रहा है कि इसमें एक अच्छा रिस्क वर्ड अभी भी बन सकता है क्योंकि टेलविंड्स अच्छे हैं और इसमें कोई डाउट नहीं कि सप्लाई साइड से जो रूम अवेलेबिलिटी है वो अभी भी काफी कम है। तो डेफिनेटली इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए, बट नजरिया थोड़ा लंबा रखें। कि जरा 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के चार्ट को चेक करके बताइए। मैं आपके पास आता हूं, बट क्योंकि अविनाश जा रहे हैं उनसे एक आखिरी सवाल मैं पूछ लूं। अविनाश, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस के क्लोजेस्ट पीयर्स कौन है, उनके जैसा बिजनेस जो मिड टू स्मॉल कंपनीज को फाइनेंस देते हैं, बिजनेस फाइनेंस अपने कारोबार को ग्रो करने का? 2-4 नाम बताते जाइए कि अभिषेक और हम यही बात कर रहे थे अभी कि अगर 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस ने 30% ग्रोथ को अपग्रेड करके 35 किया है, तो ये मामला तो खैर सारे उन जैसे बिजनेसेस पे ही लागू होगा कि कहीं ना कहीं बिजनेस मोमेंटम मजबूत है। जरा बताइए 2-4 नाम। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि देखिए बिजनेस का जो बिजनेस मॉडल है वो ज्यादातर मीडियम और छोटी कंपनीज को ये फाइनेंस करते हैं। प्लस जिस प्रकार का लोन डिसबर्समेंट ग्रोथ आ गया है, एसेट क्वालिटी का ग्रोथ नंबर आ गया है, डेफिनेटली आई थिंक नंबर्स अजय पब्लिक इशू के बाद इन्होंने जो भी कमिट किया था उसके हिसाब से इन्होंने डिलीवर किया है। प्रमोटर भी काफी एग्रेसिव है। तो मुझे लग रहा है कि देखिए हालांकि निकुंज ने राइटली कहा है कि यहाँ पे पी फंड्स बहुत बड़ा स्टॉक इसमें होल्ड करते हैं, बट नंबर्स अगर अच्छे आते हैं तो यहाँ से भी अच्छी वैल्यूएशन रेटिंग आएगी क्योंकि इनका मेन बिजनेस मेरे ख्याल से जिस प्रकार से ग्रो कर रहा है एनबीएफसी स्पेस में, मुझे लग रहा है कि काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले 6 से 12 महीने में देखने को मिलेगी। तो आई वुड से दैट इवन डिस्पाइट दिस राइज कोई भी डिप अगर मिलता है तो इसमें जरूर एक खरीदने का मौका आपको देखना चाहिए क्योंकि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स भी काफी मजबूत आएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये तो हो गया 5 स्टार चार्ट्स पे। बहुत शुक्रिया अविनाश जुड़ने के लिए। शिवांगी, आप चार्ट्स बता रही थी 5 स्टार के। जी, इस स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपने देखा है कि जिस तरह से वीक ऑन वीक बेसिस में एक कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक निकला है, तो काफी एक अच्छा रनअप हमने देखा है, अच्छा रैली देखे हैं। पर यहाँ पे जो एक आज भी हम गैप अप ओपनिंग के बाद सस्टेनेंस देख रहे हैं, तो एक 820 तक के लक्ष्य नेक्स्ट बनते हुए दिख रहे हैं। 775 का एक जो स्टॉप लॉस है वो ध्यान में रखने लायक है। एक बार शिवांगी, जितने भी ऑटो स्टॉक्स हैं उनमें भी पिछले कुछ मिनटों में बाइंग आ रही है। ऑटो नंबर से पहले बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प या फिर दैट मैटर मारुति, कहीं पर आपको ट्रेड दिख रहा है? जी, ऑटो स्पेस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है मारुति। जिस तरह से आपने देखा है कि स्टॉक जो है अपने 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी अच्छी तरह से होल्ड कर रहा है, यहाँ पे नजर रखने लायक है। एक अच्छा जो है इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है बाइंग साइड में। अच्छे रोलोवर्स भी आए थे इस स्टॉक में, तो यहाँ पे नजर देने लायक है। ये फिर अपने लाइफ टाइम हाई लेवल्स के लिए तैयार होते हुए दिख रहा है और इसे हम जरूर ट्रैक पे रख सकते हैं। शिवांगी, बहुत बहुत शुक्रिया आज समय
समय देने के लिए। तो मारुति आपके रडार पर रहेगा, लेकिन इस बीच एनटीपीसी के नंबर्स और इस वक्त टॉप गेनर भी नंबर्स के बाद आपको एनटीपीसी दिख भी रहा है 2.5%। तो क्या पावर ग्रिड में भी एक बार के लिए यहाँ से ट्रेड बनता है? हालांकि पावर स्टॉक पूरा ही चल रहा है, नंबर से पहले पावर ग्रिड में एक ट्रेड लेंगे कुछ? रेजिस्टेंस जोन है जहां पे पिछले 2 अटेम्प्ट्स ने किए थे और वहां से फिजल आउट हुआ था। आज भी आप देखें तो करीब उसी लेवल के आसपास का इसका हाई है। तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा रिजल्ट के पहले पोजीशनिंग जो है थोड़ी लाइट हो जाए, तो थोड़ा सा इसमें वेट एंड वॉच करेंगे। 265 के ऊपर आप इसमें कंडीशनल बाय कर सकते हैं, वहां पे आपको मोमेंटम जो है फिर से लौटता हुआ दिखेगा। बट अप अंटिल देन अगर एग्जिस्टिंग पोजीशन हो तो होल्ड करके चल सकते हैं। काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक ने दिखाया है, तो स्टॉप लॉस जो है उसको आप 258 के करीब लेके चले एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। तो कंडीशनल बाय है, एग्जिस्टिंग पोजीशन जिनकी हो वो होल्ड करके चल सकते हैं। ये जिंदल ग्रुप स्टॉक्स को लेके आइए डॉक्टर साहब, JSPL, JSW स्टील, जिंदल ग्रुप स्टॉक्स में काफी फंड इंटरेस्ट आता हुआ नजर आ रहा है। मैं बात ये नहीं कह रहा हूं कि अभी कैसा ट्रेड कर रहे हैं, ये थोड़ा फ्लो बेस्ड व्यू में लेना चाहता हूं। मितेश, JSPL और JSW स्टील, जिंदल स्टेनलेस नहीं डॉक्टर साहब, JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर, यस ये वाला, और JSW स्टील, ये दोनों स्टील स्टॉक्स। मितेश, ये बहुत ही सटीक तरीके से आपने ये ग्रुप को पकड़ा है, क्योंकि अगर हम बिजनेस ग्रुप की बात करें इंडिया इंक में, तो अभी जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिख रहा है वो डेफिनेटली ये दोनों ही स्टॉक्स में दिख रहा है, JSPL और JSW स्टील। और दोनों के ऊपर हमारा बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन का रिकमेंडेशन है। तो डिस्क्लेमर के तौर पे हमारे क्लाइंट्स के पास ये स्टॉक्स हो सकते हैं। अभी सबसे पहले JSW स्टील की बात करेंगे, तो JSW स्टील में करंट लेवल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक हमको लग रहा है कि अपसाइड मोमेंटम जारी रहेगा ये स्टॉक्स के अंदर। अगर आप टेक्निकली प्लेस देखें चार्ट को, तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से हमेशा बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो बाइंग मोमेंटम है वो आया है स्टॉक में, और हमें उसमें बाइंग ही दिखा है। अगर टेक्निकली बात करें तो 789.95 का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था क्वार्टरली चार्ट्स के ऊपर, जो 4 या 5 क्वार्टर से क्रॉस नहीं हो रहा था, वो फाइनली क्रॉस हो चुका है और स्टॉक कंफर्टेबली उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो हमारे हिसाब से JSPL ग्रुप में जो सबसे पहला स्टॉक 4 डिजिट में एंटर होगा शायद वो JSW स्टील होगा। हमारे हिसाब से यहाँ से अराउंड 950-1000 के जो टारगेट्स है वो आ रहे हैं। और बात करते हैं JSPL की, तो JSPL में भी, जिंदल स्टील एंड पावर में भी हमको लग रहा है कि करंट लेवल से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक अपसाइड दिख रही है अराउंड 20-25% की। तो दोनों स्टॉक्स बाय ऑन डिप्स की कैटेगरी में है, करंट लेवल के ऊपर पोजीशन ली जा सकती है। एक्चुअली आप देखिए 4% सीमेंस अब गेन करता हुआ नजर आ रहा है। अभी मैंने डेटा देखा, 19 तारीख को वो खबर आई थी, 22 तारीख को उनका कॉन कॉल था, लोगों ने बिलीव नहीं किया। बट आप जानिए कि 19 तारीख को जब ये खबर आई थी कि अपना मोटर का बिजनेस बेच रहे हैं पेरेंट को, तो 3316 का लो था। अभी मैंने चेक किया 3316, यानी वहां से 20% ऊपर। ये शानदार है फिनो स्टॉक में, और क्या चाहिए आपको। और यही कहीं मामला पिरामल एंटरप्राइज में ना हो रहा हो, क्योंकि लोग रिजल्ट्स देख के एक्ट कर रहे हैं। पिरामल एंटरप्राइज को लेके आइए, नीचे 2-2.5%, हाँ 2-2.5 नहीं 10% नीचे। अच्छा, मैंने देखा नहीं। पिरामल एंटरप्राइजेज आज का भाव लेके आए डॉक्टर साहब, आज ये शुरुआत 6%, शुरुआत 991 का लो बनाया है, अब 6% रह गया है। एफिनो स्टॉक है बता दूं मैं। और अगर आप इसको रिजल्ट देख के एक्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा देखिए इसके अंदर का गेम क्या हो रहा है। 3-4 क्वार्टर पहले तक ये 75% होलसेल बुक थी, 25% रिटेल, फिर वो कन्वर्ट होके लास्ट क्वार्टर 50-50 पे आ गई, 50 रिटेल 50 होलसेल। इस क्वार्टर में 55 रिटेल हो गया, तो टिल्ट आ गया रिटेल की तरफ। और रिटेल एनबीएफसीज में क्या हो रहा है आपको दिख ही रहा है, धमाके। तो बाजार ये रियलाइज करेगा तो शायद आगे चल के मेरे हिसाब से कर सकता है। मेरा ये व्यू शायद आगे चल के बाजार कर सकता है। और मैं आपको बता दूं, स्वदेश पे और ईटी नाउ पे आपको अजय पिरामल 1 घंटे के बाद मिलेंगे। मैं उनसे पूछूंगा ये कि रिजल्ट के बियॉन्ड की कहानी बताइए, यहाँ से क्या होती है। सुमित, 1010 से मिल रहा है, लेना चाहिए क्या? ट्राई करें, अटेम्प्ट करें एक बार। बिल्कुल सर, जय सर, अभी आपने जो चीज बोली, बिल्कुल बाय ऑन डिप्स का आप स्ट्रेटेजी रखिए। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है और थोड़ा सा लंबा नजरिया है, 900 के नीचे का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ आप मेंटेन रहिए यहाँ पे, या फिर बाय ऑन डिप्स का भी ट्राई कीजिए टिल द लेवल्स ऑफ 960 टू 970। अप साइड में मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं आगे चल के ये 1300 की एक जो स्तर है वो टच हो सकता है। 1300 क्या बात है। ठीक है, तो ये टारगेट आप नोट करके रख लीजिए पिरामल एंटरप्राइजेस के लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि फिर से हम दो पिछले हफ्ते ना अजय हम खीर पका रहे थे बाजार में, चावल चीनी ये शेयर चल रहे थे। इसके अलावा दूध वाले शेयर चल रहे थे, डोडला, डीवी, पराग वगैरह। पराग मिल्क आज भी चल रहा है, चीनी आज भी चल रहा है और चावल आज भी चल रहे हैं। एलटी फूड्स, केआरबीएल, चमनलाल सेठिया, ये तमाम शेयर आपको चलते हुए दिखेंगे। डोडला आज थोड़ा नीचे है क्योंकि डोडला में उन्होंने बहुत तेज रन अप देखा था नतीजे आने के बाद। लेकिन आप केआरबीएल को देखिए, एलटी फूड्स को देखिए, 4% की 4.5% के आसपास की तेजी है। शिवांगी, कहीं नजर है आपकी इस स्पेस में, शुगर में? और अच्छा ठीक है, कुछ आप बताइए, आपकी कहीं नजर है इसमें, इस स्पेस में? एलटी फूड्स यही एक स्टॉक है जो मेरे रेडार पे कुछ समय से चल भी रहा है, बट मैं कहूंगा अब इसमें थोड़ी सी आपको ओवर बाइंग, ओवर हीटिंग जो है वो नजर आ रही होगी। तो थोड़ा सा इसमें आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेके चले। 165 के आसपास का जो जोन है ये आपके लिए एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक्ट करेगा। थोड़ा डिप मिलता है उस लेवल पे या उसके नीचे, तब फ्रेश बाइंग भी इनिशिएट की जा सकती है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा खासा मोमेंटम है, वॉल्यूम बैक्ड मूव है, तो जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन हो वो तो इसको बिल्कुल राइड करके चलें। ठीक है, जिसकी तेजी की पोजीशन है वो इसमें बने रहे, लेकिन नई खरीदारी करने की सलाह नहीं है। लेकिन एक और शेयर मितेश जी आपसे इस पर व्यू चाहेंगे क्योंकि ये शेयर इतना ज़्यादा चल गया ना कि अब डर लग रहा है। थंगामाइल ज्वेलरी, अगर आप साल भर में देखेंगे करीब 3 गुना शेयर हो गया और रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। कहाँ 500 रुपये का शेयर था पिछले साल अक्टूबर नवंबर में, अब ये 1500 रुपये के आसपास धीरे धीरे पहुँचने वाला ही है। थंगामाइल, क्या व्यू होगा आपका इस पर? जिन्होंने लोअर लेवल पर एंट्री की है, क्या वो निकलने और नई खरीदारी को लेकर आपका कन्विक्शन है या नहीं? बहुत ही बेहतरीन शेयर चुना है आपने और उसका आंसर भी बहुत ही टफ पूछा है। तो टफ आंसर का क्वेश्चन बहुत टफ है कि अगर नई बारी खेलनी है यहाँ से, इफ यू वांट टू बाय द स्टॉक, द आंसर इज नो, क्योंकि आपने बहुत ही राइटली कहा। यहाँ पे मैं क्वार्टरली चार्ट देख रहा हूँ। तो अभिषेक जी, 31 मार्च 2023 क्वार्टर का क्लोज था 502 रुपये 55 पैसे और अभी चल रहा है 1300। जब आप 2 क्वार्टर्स में आपका क्लोज टू 3 टाइम्स अगर पैसा बन रहा है तो डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बिकॉज 2 चीज है कि जैसे ये एक कमोडिटी बेस्ड प्ले है तो बाद में इसमें इतना वॉल्यूम आना वो बहुत डिफिकल्ट है, इतने स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आना बहुत डिफिकल्ट है और इतने रनअप करने के बाद स्टॉक जनरली जो है वो लंबी अवधि के लिए कंसोलिडेशन जोन में जाता है। तो 2 प्रिलिमिनरी हाइपोथेसिस के बेस के ऊपर मैं प्रॉफिट बुक करना चाहूंगा। पहला, विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम स्टॉक जो है बहुत रनअप हो चुका है और जनरली ऐसे स्टॉक्स में, ये सेक्टर के स्टॉक्स में लिक्विडिटी जनरली ड्राई हो जाती है। तो एडवाइजेबल टू बुक द प्रॉफिट, नो नीड टू री एंटर एट द करंट लेवल। री एंटर ना करें इस स्टॉक पर, ये मितेश की राय है। लेकिन आज केमिकल स्टॉक्स में टाटा केमिकल पर हमारे 2 एक्सपर्ट्स का भी बुलिश व्यू था। लगभग 1.5% की तेजी है, पर केमिकल स्टॉक्स और फर्टिलाइजर स्टॉक्स वहां पर अच्छी मूव्स आपको दिख भी रही हैं। एक बार समझ लेते हैं क्या इस स्पेस से कुछ पसंद आएगा। प्रशांत, केमिकल या फर्टिलाइजर स्पेस से? कोरोमंडल भी बहुत अच्छा चल रहा है, टाटा केमिकल तो क्या सुबह स्टॉक्स दिए ही, हिमाद्री केमिकल्स को भी देखें, वहां पर भी अच्छी मूव है। बोलो जी, यहाँ पे प्रियंका, मेरी जो नजर है वो फैक्ट पे है और करीबन ये 475 475 पे चल रहा है। तो ये अगर 480 के ऊपर निकल जाए, 480 के ऊपर, तो मैं कंडीशनल बाय रेकमेंड करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस में रखूंगा 465 465 पे क्लोजिंग बेसिस। जो टारगेट में देखूंगा करीबन 500 से लेके 510 के आसपास होगा। जितने ब्रोकरेज काउंटर्स हैं और इनमें इसमें मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल, इसको हम लास्ट वीक भी डिस्कस कर रहे थे कि वहां पर अच्छी मूव के बाद, और क्योंकि वहाँ एक रीस्ट्रक्चरिंग की स्टोरी है और आप देखें आज भी इसमें 2.5% की मूव बनी हुई है। इनफैक्ट इसी ब्रोकरेज स्पेस से आप कुछ और स्टॉक में देखें, एमके ग्लोबल, वहाँ पर भी मूव है। लेकिन मोतीलाल ओसवाल यहाँ पर और कितना रनअप पॉसिबल दिखता है? अच्छी एक तेजी हो चुकी है कुछ।
देखिए अच्छा खासा इसमें एक मूव है। अगर मैं देखूं तो कंसोलिडेशन भी हमें कुछ सेशंस का देखने मिला था, लेकिन अब यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा स्टॉक मुझे लग रहा है फटीग में आता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अगर मैं मोमेंटम इंडिकेटर पे देखूं तो ओवर हीटिंग से दूर है, पर थोड़ा सा फटीग सेट इन होता हुआ नजर आ रहा है। सो यहाँ पे मेरे लिए जो क्रूशियल लेवल्स हैं वो 850 से लेके 860 के जो जोन्स हैं यहाँ तक हैं। इनके ऊपर अगर सस्टेन करेगा ना, तब आप इसमें एक फ्रेश फ्रेश ब्रेथ ऑफ एनर्जी, फ्रेश ब्रेथ ऑफ एयर आते हुए देखेंगे। तब तक हो सकता है कि एक शार्प रन अप के बाद जो कंसोलिडेशन हम स्टॉक में एक्सपेक्ट करते हैं वो आ जाए। तो यहाँ पे आप नई पोजीशन लेने के पहले थोड़ा वेट करें। एग्जिस्टिंग पोजीशन अगेन आप 825 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से बने रहें, बट फॉर एनी फ्रेश पोजीशन थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें। इसमें मोमेंटम बिल्कुल है, ओवरऑल ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है, बट आफ्टर सच अ शार्प रन अप यू वुड एक्सपेक्ट सम काइंड ऑफ कंसोलिडेशन इन द स्टॉक, और जो हमें पिछले 3 से 4 सेशंस में देखने भी मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक कॉर्पोरेट चैट को इस समय फोकस पर डालते हैं। हमारे से बने रहिए हमारे पैनलिस्ट। राजदीप गुप्ता MDN ग्रुप CEO एट रूट मोबाइल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 9:40 का समय है रिजल्ट्स पे चर्चा करने के लिए। गुप्ता जी गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बताइए क्वार्टर कैसा था? हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो लाइन ऑफ बिजनेस है, जो आप टेक्नोलॉजी और जो टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड मार्केटिंग टेक्नोलॉजी में आप काम करते हैं, वहां पे काफी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। आपके इस क्वार्टर में क्या हुआ एग्जैक्टली? मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप हमारा क्वार्टर वाइज क्वार्टर देखें तो जो Q1 होता है हमारा हमेशा एक वीकेस्ट क्वार्टर होता है। उसके बाद भी हमने फिनोमिनली अच्छा किया है अगर एज कम्पेयर टू द लास्ट क्वार्टर या प्रीवियस ईयर के जो क्वार्टर देखो। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 32% हमारा ग्रोथ है। अगर आप हमारा EBITDA ग्रोथ देखें तो 42% या 43% हमने ग्रो किया है। और रही बात हमारी जो ग्रोथ को और हमारी जो मार्केट को गाइडेंस है 20% की ग्रोथ को, हम वेरी मच अलाइंड और उससे इंटैक्ट है। और रही बात हमें नाइजीरिया से मार्केट में जो नायरा डिवैल्यूएशन का थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है 12 से 13 करोड़ का, उसका भी थोड़ा इम्पैक्ट हमारे रेवेन्यू पे पड़ा था। बट ओवरऑल अगर आप देखें ये क्वार्टर हमारे लिए प्रॉपर नॉर्मलाइज है और हमारे जो ग्रोथ रेट है वो काफी अलाइंड है। ओके ठीक है, तो आप थोड़ा सा ये क्वार्टर आपके लिए वीक रहा, लेकिन कुछ और समझते हैं चीज़ें भी आपसे, क्योंकि हमने आप देखा कहीं नए कॉन्ट्रैक्ट जो आपने रिसेंटली साइन किए हों उसके बारे में भी हमें बताएं, क्योंकि हमने देखा कि आपके और ये नए जो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे वो टॉप लाइन में कब से रिफ्लेक्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी जो रिसेंटली अनाउंस प्रॉक्सिमस डील थी वो किस तरह से पैन आउट हो रही है? जैसे हमने अपने अर्निंग कॉल्स में भी सबको बताया कि हमने एक दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स साइट है उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट 10 कंट्री के लिए किया है इंक्लूडिंग इंडिया। ये कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा लाइव होने वाला है मंथ ऑफ अगस्त से, और उसका रेवेन्यू कहीं ना कहीं इस क्वार्टर में उसका इम्पैक्ट हमें दिखेगा। और रही बात प्रॉक्सिमस ओपाल की जो हमारी एक पार्टनरशिप और एग्रीमेंट की बातें चल रही है, वो कहीं ना कहीं रूट मोबाइल को इनडायरेक्टली बेनिफिट देगा। नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे रूट मोबाइल ने पिछले 5 से 6 साल में काफी ट्राई किया अपने आप को स्टैब्लिश करने के लिए, पर हम काफी टाइम में वो सक्सेस नहीं मिला हमें। और उसको देखते हुए नॉर्थ अमेरिका जो सीपैस के लिए जो मार्केट है बहुत बड़ा मार्केट है। अगर हमारा बेस वहां पे नहीं बनता है तो आगे जाने वाले सालों में शायद हमारा जो ग्रोथ हो उतना ना हो। इसको देखते हुए मैंने और हमारी फाउंडर फैमिली ने डिसाइड किया कि रूट मोबाइल की ग्रोथ के लिए नॉर्थ अमेरिकन कंपनी के साथ पार्टनर होना जरूरी है, इसलिए हमने प्रॉक्सिमस ओपाल के साथ ये डील किया। राजदीप जी जरा प्रॉक्सिमस वाली डील के बारे में जरा थोड़ी और जानकारी शेयर कीजिए कि ये डील किस तरह से आगे बढ़ रही है, कब तक कंप्लीट कर लेंगे, और इस डील के बाद चूंकि आप फिर से कहीं ना कहीं रूट मोबाइल में हिस्सेदारी बनी रहेगी आपकी, किन नए ज्योग्राफीज में आपकी रीच बढ़ जाएगी? तो प्रॉक्सिमस की डील के बाद आई थिंक नॉर्थ अमेरिका हमारा एक हमेशा मिसिंग मार्केट रहा है इतने सालों से। और जैसे मैंने कहा कि नॉर्थ अमेरिका में जो टेलीसाइन कंपनी है जो प्रॉक्सिमस की 100% ओन कंपनी है, उसका बेस बहुत ही स्ट्रांग है। उनका लगभग $500 मिलियन का रेवेन्यू है, और कंबाइंड एंटिटी अगर आप दोनों देखें रूट मोबाइल और टेलीसाइन को मिला के, तो प्रॉक्सिमस ओपाल का पूरा रेवेन्यू ऑलमोस्ट $1 बिलियन हो जाता है। और ये डील हम लगभग 6 से 9 महीने लगेंगे इसको क्लोज होने के लिए। और डील होने के बाद भी रूट मोबाइल का CEO मैं ही रहूंगा और मैं इसको ड्राइव करूंगा। इसके अलावा जो टेलीसाइन का जो टोटल सीपैस का बिजनेस भी वो मेरे अंडर आ जाएगा। ओवरऑल देखा जाए तो रूट मोबाइल के लिए ये डील और ये पार्टनरशिप बहुत ही वैल्यू क्रिएट करेगी आने वाले क्वार्टर्स में। और रही बात मेरा रूट मोबाइल से जुड़े रहना, लगभग अगले 5 सालों तक मैं रूट मोबाइल के साथ हूँ और रूट मोबाइल की ग्रोथ के लिए काम करते रहूंगा। राजदीप जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और
इस डील पर और कंपनी की आगे के आउटलुक पर हमसे बातचीत करने के लिए। बड़ा मजा आपसे बातचीत करके। और अब लेकर आएंगे ऑप्शंस के चैंपियन। और ऑप्शन की बेहतरीन धमाकेदार रणनीति के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं सेंट्रल ब्रोकिंग के नीलेश जैन। नीलेश जी, इंडेक्स सुस्त है, ब्रॉडर मार्केट में एक्शन भरपूर है, आपकी नजर कहां पर है? ऑप्शंस में क्या सजेस्ट करेंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग टू अभिषेक जी। बिल्कुल, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफी अच्छा बना हुआ है। एक फ्रेश ब्रेकआउट असेंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेशन में से निकल रहा है, वो है HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। एक पर्टिकुलर काउंटर में लगातार हमने एक आउट परफॉर्मेंस देखा था पिछले कुछ समय से, हालांकि कंसोलिडेशन जरूर हुआ था। उसके बाद आज की सेशन में फ्रेश ऑल टाइम हाई लेवल्स अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए यहाँ से। इसके लिए यहाँ पे ऑप्शन की जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। 4050 का कॉल ऑप्शन जो करंटली 135 के आसपास है, तो रिस्क एंड रिवॉर्ड काफी अच्छा है यहाँ पे। 135 से 140 तक के रेंज में इसे लेके चल सकते हैं। ऊपरी सर पर 200 रुपए तक की अपसाइड में यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस 115 का लगाना होगा इस पर्टिकुलर ऑप्शन में, और जो रिवॉर्ड है वो यहाँ पे मोर देन 15,000 का हो सकता है, और स्टॉप लॉस के हिसाब से अगर हम देखें तो लेस देन 7,000 का यहाँ पे स्टॉप लॉस निकल के आ रहा है। तो ओवरऑल अभी ऊपरी स्तरों से थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हुई है, इसलिए थोड़े से रिस्क एंड रिवॉर्ड बेटर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसे यहाँ पे मोमेंटम को प्ले करने के लिए ऑप्शन के जरिए खरीदारी करने की सलाह होगी। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये शेयर चला है और आज भी हम देख रहे हैं कि इसमें 1.5% के आसपास की तेजी है। आपको 4050 वाली कॉल में आपके लिए मौके बनेंगे, ऐसा नीलेश का मानना है। और हम देख रहे हैं कि 3976 रुपये के आसपास का फिलहाल भाव चल रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का। तो एक बेहतरीन रणनीति आपके सामने हम फिर से लेकर आएंगे और एक बार आपको रिकैप कर देते हैं कि करना क्या है। तो 4050 वाली कॉल खरीदी है 140 से 145 के बीच में, लक्ष्य 200 का, स्टॉप लॉस 115 का, अधिकतम नुकसान 7,500, अधिकतम मुनाफा उससे डबल 15,000। ये रणनीति नीलेश की तरफ से। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और शेयरों का जरा रुख करते हैं, क्योंकि बाजार में अगर आप देखेंगे तो इंडेक्स के लेवल पर ज़्यादा हरकत नहीं है, लेकिन स्टॉक्स में मूव है, और वो नीलेश भी बता रहे हैं, अजय भी बता रहे हैं, और हम लगातार हाईलाइट भी कर रहे हैं। BEML अजय 8% ऊपर है शेयर ये। अच्छा, मुझे पता नहीं इसके अंदर क्या खबर आई है, लेकिन उससे पहले मैं एक स्टॉक बताना चाहूंगा अभिषेक, वो है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक के चार्ट को लेके आई है। बड़ी खबर ये आई है एजेंसीज के हवाले से कि वहां पे जो मामला चल रहा है सक्सेशन का, उदय कोटक जी इस समय वहाँ के MD and CEO हैं, और जो सक्सेशन वो उनका टर्म खत्म होने वाला है, RBI ने ये बोला है कि हम एक तो स्क्रूटिनी कर रहे हैं इस पूरे सक्सेशन प्लान की, और ये नज किया है कि नेक्स्ट CEO एक आउटसाइडर होना चाहिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। आपको पता होगा, अगर आप ये फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ की, कुछ इस तरह की बातें आ रही थी कि शायद उदय कोटक जी जो है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बन जाएंगे वहाँ से, और एक एक्टिव CEO आ जाएंगे। लेकिन ये जो खबर आ रही है एजेंसी से हवाले से, ये साफ साफ बता रही है कि RBI ने कहा कोई बाहरी व्यक्ति CEO हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। सिंपल सी बात है। सिंपल हमने देखा अजय, मतलब आप RBI की देखिए कैसे फंक्शनिंग काम कर रही है। हमने येस बैंक का केस देखा, RBL बैंक का देखा, बीच में PMC वाला मामला आया था, कितने RBI एक्टिवली उसमें रिएक्ट कर रहा था। RBI को दाद देनी पड़ेगी आप। तो नजर है कि नहीं कुछ भी, मतलब शेयर होल्डर के हितों से किसी भी लेवल पर कोई समझौता ना हो, ये समीक्षा हो रही है। कहीं कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर सवाल भी ना उठे, कोई सवाल ही ना उठे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर, और इसलिए ये खबर आती हुई नजर आ रही है। चार्ट 865, इसको हम थोड़ा और एनालाइज करेंगे एक एक्सपर्ट वॉइस के साथ थोड़ी ही देर में, लेकिन ये खबर बताना जरूरी था आपके लिए। पिरामल एंटरप्राइज, जैसा हमने आपको बताया था, सुबह का लो 991, अभी का भाव है कुछ 1100 रुपये के करीब आ चुका है वो स्टॉक। करीब 4-4.5% की रिकवरी आपको पिरामल एंटरप्राइजेस के स्टॉक में दिख रही है। 991 से 1020, 30 रुपए की रिकवरी आई है, बढ़िया रिकवरी, और स्टॉक लो बना के धीरे धीरे रिकवर करता हुआ नजर आया। रनअवे रैली नहीं है, लेकिन ये इस समय स्टॉक में पेश आ रहा है। ग्रासिम के स्टॉक को लेके आइए, वो मैं डिस्कस करना चाहूंगा। एक JSW ग्रुप के अलावा ग्रासिम के स्टॉक में बड़ा फ्लोज का इंटरेस्ट है, बड़े FIS का इंटरेस्ट है। देखिए डेज हाई की तरफ ट्रेड कर रहा है। कुछ है हमारे साथ, हमारे बाकी पैनलिस्ट भी बने हुए हैं। कुछ ग्रासिम में क्या लेवल्स पॉसिबल है अगर हम, और किस लेवल्स पे हम एंटर करें अगर इसको ट्रेड करना है तो अजय, ये बहुत ही सही स्टॉक चुना है आपने, मेरे रेडार पे काफी समय से है। मैं बस एक इसमें ब्रेकआउट की वेट कर रहा हूँ, जो मुझे 1850 के लेवल के ऊपर बहुत क्लियरली आते हुए दिख रहा है।
बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में है, लेकिन अगर आप देखें तो पिछले 5 या 6 सेशन से इसने 1840 1850 के जो जोन्स हैं इसको ब्रेक नहीं किया है। तो मैं बस उस ब्रेकआउट की वेट कर रहा हूँ। अगर वो ब्रेकआउट मुझे फ्राइडे को मिल जाता तो शायद आज सुबह का मेरा कॉल वुड हैव बीन ग्रासिम। तो बिल्कुल मेरी नजर है इसके ऊपर। यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन अभी भी बना के चल सकते हैं, थोड़ा सा प्रीएम्प्टिव हो जाएगा, बट जिस तरीके का मोमेंटम वॉल्यूम एक्शन हम इसमें देख रहे हैं, आई वोंट बी सरप्राइज दैट दैट लेवल इज टेकन आउट सूनर देन लेटर। तो यहाँ पे आप बिल्कुल एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। मोमेंटम आपको 1850 के बाद मिलेगा, लेकिन लॉन्ग पोजीशन अगर आप यहाँ पे इनिशिएट करें तो 1810 इसको अपना आप स्टॉप लॉस बना के चलें। ऊपरी साइड पे आपके लिए जो टारगेट्स रहेंगे ये 1890 एंड 1920 के रहेंगे। तो मुझे यहाँ पे और काफी अच्छा रनअप दिख रहा है, और इसको आप एक पोजिशनल बेट के तौर पे लें तो ये आपके लिए और ज्यादा रिवॉर्डिंग होगा। सो ग्रासिम लुक्स लाइक अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट हियर एज वेल, जस्ट दैट एज आई सेड मोमेंटम जो है 1850 के ऊपर लौटता हुआ नजर आएगा। बंधन बैंक में 2.25 करोड़ शेयर्स का सौदा हुआ है। डायरेक्टर साहब जरा लेके आइए। 3% ऊपर आ गया, 3% रिकवर किया है बंधन बैंक। बहुत बड़ा सौदा है। 1.1% इक्विटी चेंज हो गई है। ये देखिए, मुझे पता नहीं पार्टिसिपेंट्स कौन है, लेकिन यूजुअली इतने बड़े ब्लॉक में इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेंट्स ही होते हैं। एक बार चार्ट चेक भी ले लेते हैं। मितेश है हमारे साथ। मितेश, बंधन बैंक बड़ा सौदा हुआ, उसके बाद रिकवर कर रहा है। वैसे देखा जाए टॉप से काफी नीचे है, 300 वाला 200 कुछ मिल रहा है। क्या हुआ एग्जैक्टली? बेसिकली आप जो बता रहे हैं वो यहाँ पे चार्ट पे भी दिख रहा है कि 15 मिनट और आधे घंटे का चार्ट में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने के लिए मिला। और जनरली बंधन बैंक में पहले आवर्स में इतनी बाइंग जनरली और मोमेंटम होता नहीं है। सो वी आर ऑफ द व्यू कि ये जो रैली है वो चलेगी। कहीं ना कहीं बॉटम फॉर्मेशन जो है वो 200 से लेके 215 तक हो चुका है। इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस है एक 230 का, वो अगर क्रॉस हो जाए क्लोजिंग बेसिस के ऊपर तो डेफिनेटली स्टॉक जो है वो नई तेजी के लिए रेडी है। और उसके बाद जो टारगेट आ रहा है वो 238 का आ रहा है। तो डेफिनेटली जो करंट मोमेंटम है वो इंटरेस्टिंगली फिजल आउट नहीं होगा, और यहाँ पे एक बॉटम फॉर्मेशन के चांसेस हो चुके हैं ऐसा हमें लग रहा है। करंट लेवल के ऊपर डेफिनेटली बाय साइड ट्रेड फॉर्मेशन, मतलब बाय करने की, खरीदारी करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 213, पहला टारगेट रहेगा 230, दूसरा टारगेट रहेगा 238। ठीक है, 238 बंधन बैंक के लिए अगला लक्ष्य 1% से ज्यादा की इक्विटी चेंज हुई है। 1.1% की हिस्सेदारी बदली है बंधन बैंक में, और हम 3.5% के आसपास की तेजी बंधन बैंक में देख रहे हैं। बंधन बैंक के बारे में ये कहा जाता था कि ये शायद अगला आईटीसी होगा, उम्मीद करेंगे कि आईटीसी बने अगला ये। लेकिन उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के नतीजे आए थे पिछले हफ्ते, और शेयर में आज हम देख रहे हैं कि 6-7% के आसपास की बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। अब ये 8% ऊपर शेयर आ गया है, 48 रुपए के आसपास। प्रशांत, अब तो शेयर काफी चल गया है, लेकिन क्या आपका कन्विक्शन है कि मौजूदा स्तर से भी कुछ मौके बन सकते हैं? जी, मुझे लग रहा है कि ये आज की जो क्लोजिंग है ये शायद एक स्ट्रांग ब्रेकआउट इंडिकेट कर रही है। मतलब मैं प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ मंथली क्लोज, और मुझे लग रहा है यहाँ पे अगर कोई एंटर करना चाहे तो द राइट जोन वुड बी करीबन 45-44 के आसपास। बट आप शुरुआत कर सकते हो स्मॉल ट्रांचेस में 10-15% एट दिस लेवल, एंड आप ऐड कर सकते हो ऑन हर डिप टिल 44। मुझे लग रहा है यहाँ पे जब तक ये 40 के ऊपर है, स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, तो आप 40-41 के क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस से थोड़ा स्लोली इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। और इवेंचुअली मुझे लग रहा है ये स्टॉक करीबन 60 रुपीज तक बहुत कंफर्टेबली जा सकता है। रुपए तक ये शेयर जा सकता है बंधन बैंक का। लेकिन चोला फाइनेंशियल, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि बढ़िया मूव से 5-6% ऊपर ये भी शेयर है। चोला फाइनेंस जरा चेक कीजिए, कुछ क्या व्यू है इसका, इस पर आपका? बुलिश व्यू है अभिषेक, इस पे बाय करके चले हैं। अगर आप देखें तो हल्का सा एक कंसोलिडेशन चल रहा है, माइल्ड नेगेटिव बायस है, बट सपोर्ट जोन्स के पास है। टिपिकली हमने इसमें इन्हीं लेवल से एक अच्छी बाइंग आते हुए देखी है। हालांकि 1200 का एक लेवल है जो इसके लिए एक लक्ष्मण रेखा के तौर पे साबित हो रहा है। इट्स नॉट बीन एबल टू क्रॉस दैट, बट अगर आप यहाँ पे एक ट्रेड ले रहे हो तो 1200 स्टिल सम डिस्टेंस अवे। तो उस टारगेट के लिए आप इसमें बिल्कुल एक फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आप लेके चलें करीब 1110 का। तो जो ये डिप आई है इन द लास्ट फ्यू सेशंस, उससे आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल हो गया है। जो इसका मीडियम टर्म मोमेंटम है, जो मीडियम टर्म ट्रेंड है, वो पॉजिटिव ही चल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक ट्रेड बिल्कुल ले सकते हैं। 1200 का टारगेट, 1110 का जो लेवल है, इसको स्टॉप लॉस बना के चले। ठीक है, चोला फाइनेंस पर ये व्यू खुश का।
आगे और भी तमाम शेयरों पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि मिड कैप में, स्मॉल कैप में तमाम ऐसे शेयर हैं जो 52 हफ्ते की ऊंचाई पर चले गए हैं। HEG, NBCC, हिंदुस्तान कॉपर, नेटको, NCC, GMR इंफ्रा। और स्मॉल कैप का जो इंडेक्स है वो 18 महीने के हाई पर है। मिड कैप इंडेक्स रिकॉर्ड ऊंचाई पर है। तो कहां पर आपके लिए मौके बन रहे हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन पहले लेते हैं हेडलाइंस।